अंकित जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम। यस। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं गायत्री मंत्र का जाप शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ रिसाइट करें। कृपया अपने माइक्रोफोन म्यूट रखिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। मैं अपने सरस्वती पुत्र श्री अंकित गर्ग जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। आप फ्रीज में रखिए। बाकी सभी साथियों धन्यवाद से सर। रिक्वेस्ट, प्लीज अपने माइक्रोफोन म्यूट रखें। तो सुन नहीं रहा लड़का। राजीव जी, धन्यवाद अपना सर। माइक्रोफोन प्लीज बंद कर दीजिए। राजीव अग्रवाल जी। धन्यवाद सर। आज की वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज की वेबिनार के से पहले मेरे पास दो क्वेरीज आई हैं। संजय सर। एक क्वेरी एक और है, एक निशांत मित्तल है, एडवोकेट है। जी वो कुछ कहना चाह रहे थे, 1 मिनट। जी 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 जरूर। निशांत मित्तल जी, हेलो। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी। हाँ जी बताइए। सर आवाज आ रही है सर? जी, आ जी रही है। सर मुझे एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे कि एक लैंडलॉर्ड है। जी उसने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी कंपनी को। ठीक फिर शायद जिसने कंपनी बिल्डिंग रेंट पे ली उसने आगे रेंट पे दे दी। ठीक है। ठीक है। सेकंड पार्टी है, उसने रेंट एग्रीमेंट बनाया था 5 साल का। जी तो इस केस में थर्ड पार्टी को रेंट क्या कहते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। किसको करनी पड़ेगी ये? सर, जो आपका एग्रीमेंट होगा आपका कंपनी के लिए होगा। कंपनी आगे जिसको रेंट पे कर रही है वो अलग अपना एग्रीमेंट नहीं, बनाएगी। अंकित जी, इसमें है केस, ये बोल रहे हैं, ये जो आ रहा है मैं समझ पा रहा हूँ, जो इन्होंने बोला है वो है सबलेटिंग का मैटर। जी पहली बात तो ये है कि क्या सबलेटिंग लीगली अलाउड है। नहीं। सर आवाज दोबारा बोलेंगे आप? सर नंबर वन। अगर नंबर टू, क्या जी अगर सबलेटिंग करता भी है विदाउट लॉ, उसको स्टैम्प ड्यूटी दोबारा देनी पड़ेगी। सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है सबलेटिंग अगर उनकी फर्स्ट पार्टी की सहमति हो तो सबलेटिंग की जा नहीं, सकती है। सबलेटिंग पार्टी के अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा, जो ओनर ऑफ द जी बिल्डिंग है, जी 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 जी। उसने पे अगर, लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है। उसने अगर हाँ जी। उस पे अपनी रेंट एग्रीमेंट पे, और उन्होंने एनओसी लिख के दिया फर्स्ट पार्टी ने और सेकंड क्योंकि पार्टी। सर बहुत सी जगह हॉस्टल भी चल रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एक हॉस्टल जो चलाने वाला है वो एक एग्रीमेंट ले लेता है और उसके बाद हॉस्टल वो चलाता है तो आगे रेंट लेता भी है। तो एक तरीके से सबलेटिंग वहाँ पे भी होती है। और जैसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने किसी कंपनी को रेंट पे दिया और आगे फिर वो जी। हाँ मीटिंग चल सबलेटिंग कर रही है, रहे हम हैं। मीटिंग में चले अंकित गए। जी, हॉस्टल के मैटर के अंदर वो सप्लाई देता है, रेंटिंग की बात वो हुई नहीं के देता बाद हॉस्टल के लिए। उसमें तो वो सर्विसेज नहीं दे आप रहा है रुके। सर, स्टे के लिए, नहीं स्टे हाउस की। नहीं सर, यहाँ पे जहाँ तो पे इन्होंने पूरा तो प्रेमिसेस बनवा देना। सबलेट कर दिया फर्दर किसी को। यानी जिस कंपनी ने चलो लिया बनवाएंगे ना। उसने पूरा आप सबलेट रुके। कर दिया, वो वहां है ही नहीं। उसका बिजनेस नहीं है ये, उसने पूरा प्रेमिसेस सबलेट कर दिया। सर मगर मेरी उसका बात बिजनेस सुनिए। ही उसका बिजनेस ये है कि मीटिंग में बिठाएंगे, ठीक है। सर्विस टेबल देना। टेबल को लेके बिठाना अच्छा, था। इस टाइप की प्रोवाइड कराना, जी जी। रेंटल हाउसेस। जी जी। उसका वर्क है हमने सर्विस मीटिंग में देना, गए, उसने रेंटिंग वाला, जमीन और दी। प्लस कंसल्टेंसी टाइप से काम है उनका। तो देखिए, तो मेरा ये कहने का मतलब है उसका रेंट नहीं ले रहा होगा वो, उनसे रेंट के रूप में ले रहा है या अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट में पेमेंट ले रहा है। रेंट के रूप में ले रहा है सर। रेंट कैसे ले लेगा जब आप इधर कह रहे हो वो सर्विस उसको सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहा है, रेंट में नहीं, कहाँ। वो सर्विस प्रोवाइड कराता है। रेंटल जैसे कि सपोज वो मेडिटेटर बन के थर्ड मैं पार्टी आप को रेंट पे मैं देता है। आपकी बात मैं भाई आपकी बात समझ गया कि जैसे कि जो ब्रोकर्स होते हैं जी उन्होंने जी। किसी से लिया और कहीं दिला दिया, वहां तो जी ब्रोकर जी। होता है, वहां दोनों डायरेक्ट होते हैं। जी जी। पर आपके मामले में क्या हुआ कि किसी लैंड ओनर से कंपनी ने खुद किया एग्रीमेंट, जी ये जी। ठीक है, प्रेमिस ले रहा हूं और इसको मैं फर्दर आगे सबलेट कर रहा हूं। जी। तो सर वहां पर उसने उस बिल्डिंग को परमिट किया तो वो उसकी सर्विसेज के अंदर आएगा। ओके वो सर्विसेज में उसका चार्ज करेगा कि मैंने तुम्हें इतने टाइम के लिए इसे दिया है, तो वो रेंट नहीं है उसका, ओके उसका ओके ओके, काम समझ ये गया। है। ठीक सर। हाँ, और उस कंडीशन में उसे नहीं देना, नहीं क्योंकि देना। फिक्स असेट्स के ऊपर एक ही बार स्टैम्प ड्यूटी जाएगी उस पीरियड की। ओके आप ओके। मेरी मेरी नॉलेज है अंकित भाई। लेकिन सर आगे फिर उसे सर्विसेज पे 18% जीएसटी जीएसटी तो हाँ, चार्ज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल चार्ज करेगा उस जो अमाउंट ले रहा है उस पर। जी
तभी वो सर्विस सर्विस मानी जाएगी। जी ये सर्विस का कंसिडर करी जाएगी इसको। जी, एज ए सर्विस कंसीडर होगी। और सर जैसे सामने वाली पार्टी ने रेंट एग्रीमेंट बनाया है, दिल्ली की केस में कितनी ड्यूटी पे होती है? हाँ, दिल्ली में हाँ जी। सर मैं यूपी का बता पाऊंगा, दिल्ली का मुझे idea नहीं, दिल्ली का थोड़ा सा डाउट में रहता है। बट कोई अगर दिल्ली एक के बात एडवोकेट बताइए, हो। मगर मैं एक बात बताऊं हम्म। आपको, आप कह रहे हो रेंट को सबलेट करना, जब जो ओनर ही नहीं है वो रेंट एग्रीमेंट कैसे बना देगा? कंपनी ने ऑथराइज कर रखा है अपने मैनेजर को। नहीं, कंपनी ने, जिसने तो, कंपनी तो खुद टेनेंट है ना लैंड ओनर के जी साथ, तो फिर जब उसकी प्रॉपर्टी नहीं तो वो कैसे सबलेट कर देगा? सबलेट की वो ये, अब ये तो उनके वो देखा जाए ना कि उनके उसमें रेंट एग्रीमेंट में लिखा क्या है कि कंपनी का काम क्या करता है, या तो यही है कि कंपनी का मेरा वर्क ये है कि मैं, कंपनी ने रेंट एग्रीमेंट पे मेंशन कर रखा है कि वो थर्ड पार्टी को रेंट पे दे सकता है। हाँ, किराए पे देने का कार्य करता है। हाँ हाँ दो चीजें होंगी ना, तो वो उसकी जी वर्किंग में आ गया ना। कोई जी कंपनी होती है कि मैं अगर दस दस जगह से अपना रेंट एग्रीमेंट करता हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने ले ली, मैं किसी जी को भी किराए पे दूं। जी जी सर जो कंपनी, तो जो कंपनी है, तो कंपनी का जो नेचर ऑफ वर्क हुआ वो सर्विसेज हो गई, टू प्रोवाइड रेंटिंग प्रॉपर्टी। रेंटिंग प्रॉपर्टी उन्होंने सर्विस पे प्रोवाइड करा दी। जी, तो वहां सर्विसेज के अंदर आएगा सर, वो रेंट पे नहीं आएगा। ओके। तो कंपनी से इसके रिगार्डिंग हमें बिल मिल जाएगा जी सर्विस का। जी सर जैसे जो हमारी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सर वो कॉफी वगैरह बनाती है। सरी, कॉफी वगैरह बनाती है, कॉफी पाउडर वगैरह, ठीक टी है, पाउडर, कॉफी पाउडर। ठीक तो है। वो सर वो चाह रही है कि वो अपने अपने आउटलेट खोले। हम्म जैसे कि हमारे यूपी में रजिस्टर्ड है, दिल्ली में आउटलेट खोल लिया हमने। हम्म आउटलेट खोलने के बाद हमने एक लड़का लगा दिया अपना, ठीक है, वो सर्व करके दे रहा है। ठीक है। तो जो हमारे प्रोडक्ट है, पर प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है। जी वो रेस्टोरेंट टैक्स पे 5% जीएसटी है, जी रेस्टोरेंट सर्विस पे। जी। तो हम इस चीज को कहाँ पे कंसिडर करेंगे, 18% में 5% पे? देखिए सर, आप कॉफी प्रोडक्ट, यदि आप कॉफी इटसेल्फ कॉफी, वहां पर जो 5% है रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर, वहाँ कुक्ड फूड और सब पर है, विदाउट आईटीसी। वहां पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और अगर हमने आप इसको आइसक्रीम पार्लर या कॉफी पार्लर के रूप में यदि आप उसको सर्व कर रहे हैं, तो आप 18% चार्ज करेंगे और आईटीसी लेंगे। नहीं जैसे नहीं आइसक्रीम पार्लर हमारे अलग से होता है ना, आप जो कह रहे हो ना, आप दोनों को डिस्टिंग्विश करिए। आप कह सर रहे हो सर कॉफी हमारा ही पार्लर, आउटलेट है। सर हमारा ही आउटलेट है, हमारा ही प्रोडक्ट है। ठीक है, ठीक है, हमारा ही लड़का है वो, ठीक है, जो अपने लगा रखा है। ठीक है, जो वो बिल काटेगा, जैसे पीओएस काटते हैं, छोटे ठीक छोटे है, बिल काटते हैं, तो ठीक है। 5% जीएसटी लगाएगा, 18% जीएसटी लेगा वो सामने से। सर वो चाय पे, कॉफी पे देखिए कि क्या है रेट ऑफ टैक्स, 18% जीएसटी वो है। 18 लगाएगा। और ये 5% रेस्टोरेंट सर्विसेज है, कंपोजिट में वो रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर आता है 5%। रेस्टोरेंट में आता है वो। जी, रेस्टोरेंट का रेगुलर नहीं खोल सकते? जी सॉरी। रेस्टोरेंट वाले रेगुलर नहीं खोल सकते? नहीं, रेस्टोरेंट के वाले रेगुलर नहीं खोल सकते, रेगुलर उन पे है ही नहीं, वो तो एज ए ये है अपना। आप यदि लेना चाहेंगे 18% लेंगे तो फिर आप आईटीसी ले पाएंगे, यदि 5% पे देंगे तो नहीं है। जैसे कोई भी, अपन जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, अभी कोई रेस्टोरेंट कोल्ड ड्रिंक्स ही सर्व करता है और वो कहता है कि मैं कंपोजिट में नहीं आना चाहता, जी जी तो वो सारे खाने पे उस पे सब पे देगा, मगर ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली सब एक ही में लेते हैं, 5% पे ही देते हैं, यदि वो रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते हैं। जो हमारी कंडीशन है 18% में फॉलो अप करती है। जी, ओके। मगर आप एक चीज और करिएगा, मैं आपको देख के बता दूंगा, अभी 2000 शायद 21 में एक चेंजेस हुआ था आइसक्रीम पार्लर के लिए। जी तो भी उन्होंने, क्योंकि आइसक्रीम पार्लर पे रेट ऑफ टैक्स का ये प्रॉब्लम्स आई थी 18 का और 5 में, तो जी उसपे कोई एक चेंजेस हुआ है सीबीएसई से, वो मैं देख के बता पाऊंगा आपको। यदि सर आइसक्रीम कॉफी प्रोडक्ट तो पार्लर, हमारा, आइसक्रीम पार्लर और कॉफी पार्लर सेम हो गए ना। नहीं 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 सर, आइसक्रीम अलग है, कॉफी और टी अलग अलग हो गया। मेरी बात जो नहीं आप सुन- बोल रहे हो वो आइसक्रीम के लिए सिर्फ। हाँ, आइसक्रीम के लिए आया था, तो वही देख रहे हैं ना हाँ कि वो इस पे एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता हाँ। है। और ये टी और चाय, टी और कॉफी के लिए अलग हो गया, सेपरेट है ये।
सर वो तीनों चीजें, वहां पर जो वर्ड आया था, वहां आया था रेस्टोरेंट और आइसक्रीम पार्लर्स, उसको डिस्टिंग्विश किया गया था कि आइसक्रीम पार्लर को पे यदि हम आइसक्रीम दे रहे हैं तो वो जी एक तरीके से बड़े गैलन में से या कोई चीज बनाकर हम दे रहे हैं, तो वो उन्होंने माना था कि ये भी तो कुक करके हम सर्व कर रहे हैं, प्रिपेयर करके सर्व कर रहे हैं, वहां वर्ड आया था प्रिपेयर करके। और उन्होंने जैसे कि कहा सर था कि हम उसमें आईटीसी नहीं लेंगे। है एक, सर मैं जैसे मैं खाता इसे बता दूंगा मैं आपको। ठीक ठीक आप सर, मेरा जैसे हमारे नंबर, आउटलेट हो जैसे हमारे आउटलेट होते हैं हमारे ये छोटे जी छोटे, जी। तो हमारी रेस्टोरेंट में कंसिडर कर सकते हैं, हमसे रेस्टोरेंट टाइप बन सकते हैं। सर ये देखिए, आप यदि लीगल लैंग्वेज में जाएंगे तो रेस्टोरेंट का मतलब जहां पर खाना सर्व होता हो बनकर, जी, वो वो रेस्टोरेंट के अंदर आता है। यहाँ पे सीटिंग एरिया हो और खाना जी, खा रहे हो, वो खाना हो, रेस्टोरेंट है। खाना प्रोवाइड किया, सर्विस सर्व किया जी। जाए, सिटिंग एरिया हो, सर्व किया जा रहा है। आपका हम्म, पार्लर है, आप वहां पर बना के कॉफी पे कर रहे हैं, कोई कुक्ड फूड नहीं है। जी अब इसमें थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आपको मिलेंगी कोई चीजें, क्योंकि उसी से आपको देख के दोनों चीजों को कवर करना पड़ेगा। जी ठीक है सर। कि आप केवल रेस्टोरेंट के रूप में देना चाहते हैं तो नहीं, बेटर एडवाइस ये होगी कि आप सर उसके साथ दो चीज खाने की और रख लीजिए। सर रेस्टोरेंट तो बड़ा रूप हो गया हमारा। नहीं सर, हमारे आउटलेट होते हैं छोटे छोटे, होते हैं कि पार्टिकुलर आइसक्रीम या चाय कॉफी ही बेचेंगे। चाय कॉफी के साथ आप कुछ स्नैक्स डाल सकते हैं ना, कुछ स्नैक्स डाल जैसे बिजनेस कर सकते हैं। लीजिए ना कुक फूड का, तो आप उसको कह सकते हो। सर हमारे तो कंपनी है, हम कंपनी को हम प्रमोशन करने के बिहाफ पे हम खाली चाय या कॉफी का ही काम करेंगे। अच्छा। तो कंपनी को प्रमोट करने के लिए हमने एक आउटलेट बनाया, उस पर हम लड़का लगाएंगे, कॉफी मशीन हमारी रहेगी और प्रोडक्ट हमारा रहेगा, ठीक तो है। उसको सर्व करना है। ठीक है। तो मैं आपका आपका यदि इस किसी भी पेन पे किसी भी कंपनी के अंदर जैसे आप छोटे छोटे आउटलेट बनाएंगे, आप जीएसटी जी, रजिस्ट्रेशन लेंगे, तो प्रिपेयर्ड कॉफी पे रेट ऑफ टैक्स क्या है वो पूछिए आप कंपनी से। कंपनी का प्रोडक्ट 18% में फॉल करता है। सर वो ड्राई है, जी प्रिपेयर्ड की बात हो रही है, जो आप सर्व कर रहे हो आउटपुट, आउटवर्ड सप्लाई आपकी बनी हुई कॉफी है। जी, हमारा रेडीमेड पाउडर बनता। हाँ जो नहीं, देखिए सर मैं वही बात बता रहा हूँ, एक आपने सीधा सीधा कॉफी पाउडर बेचा जी तो वो अनप्रिपेयर्ड हो गया, तो उसमें आपने 18% उस पर टैक्स आया, 18% की आप चार्ज करोगे। ठीक बस ठीक ठीक बात आ रही है कि आपने कॉफी पाउडर को पानी मिलाकर उबालकर कॉफी बनाकर दी जी प्रमोट करने के लिए, तो वो आपकी जी, आउट सप्लाई हो गई। या आप फ्री ऑफ कॉस्ट पिला रहे हैं या पैसे ले रहे हैं? पैसे ले रहे हैं सर। तो पैसे ले रहे हैं तो सर फिर वही 18% है, या वो देखिए प्रिपेयर्ड कॉफी पे क्या रेट ऑफ टैक्स है। एज्यूम करते हैं सर, मैं वो कंसीडर पूछ लूंगा सर उनसे। हाँ हाँ। बाकी मैं एज्यूम करते हैं 18% ही है इस पे। यदि प्रिपेयर्ड कॉफी के ऊपर 18% है तो फिर वो 18 चार्ज करना पड़ेगा आपको। 18 पांच करेंगे। नहीं, पांच नहीं हो सकता, ये मैं कंफर्म हूँ। ठीक है, हाँ, 5 ये नहीं हो सकता होंगे। है कि कॉफी पे 5% हो, तो क्या नहीं सकते। वही मेरा डाउट है, 5 वाला ही है बस, कि हम आउटलेट खोल के रखते हैं तो 5% रेस्टोरेंट पे नहीं करेंगे कंसिडर इसे। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू। संजय सर, इसी इसी कड़ी में एक चीज है कि नोएडा और गुड़गांव में लोग बिल्डिंग किराए पे ले लेते हैं और उस पे जो है पीजी वगैरह चलाते हैं, जी। तो उनको जी पर जी टैक्स उन पे क्या टैक्स लायबिलिटी? नहीं, जो पीजी चलाते हैं सर, वो कंसोलिडेटेड सप्लाई होती है, उसमें वो खाना भी देते हैं, रहने का स्थान भी देते हैं, उसका वो चार्ज करते हैं सर। जी जी। तो वो सर्विसेज पर 18% आएगा सर। नहीं, अगर खाली विदाउट फूड है तो? सर विदाउट फूड है तो अभी तो तो वो भी सर्विसेज दे रहे हैं ना, सर्विस तो सब पे 18% ही है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब वो सब एक तरीके से रेंटिंग ही हुआ सर उसको। एक एक रूम में 3 बेड, 4 बेड, 2 बेड, 1 बेड ऐसे रेंट पे दे रहे हैं वो पर मंथ। तो रेंटिंग सर्विसेज हो गई ना सर, है तो वो रेंटिंग सर्विसेज गुप्ता जी। लेकिन प्रॉपर्टी तो उनकी नहीं है, प्रॉपर्टी तो किसी और की। बिल्कुल सही बात है, मगर सर उन्होंने पहले, मैंने सर मैं मानता हूं, मैं गया गुड़गांव में, मैंने एक हॉस्टल ले लिया किसी से किराए पे बने हुए कमरे, जी और मैंने लोगों को किराए पे दिए। तो जी सर मेरा जिससे जब वो मालिक है प्रॉपर्टी का, उससे तो मैंने रेंट पे लिया, जी और मैं लोगों को जो दे रहा हूँ उसको किराए पे दे रहा हूँ, लोग रह रहे हैं तीन तीन एक एक कमरे में, तो वो किराया मुझे दे रहे हैं ना सर। जी जी जी। तो वो मेरा कार्य है, ये मेरा बिजनेस है, लोगों को स्टे कराना। ये ये सर्विसेज का 18% आएगा। सर्विसेज आएंगी। जी।
सर एक क्वेरी आई है सर। एक व्यापारी है जो अपने बिजनेस पर्पस के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, तो जो फेयर चार्ज पे जीएसटी पेड होगा, क्या उसका इनपुट मिल सकता है? फ्रेट पे तो नहीं, कैसे एक फेयर बार फेयर पे। नहीं, फेयर पे जो देगा वो तो ट्रेवलिंग सर्विसेज है ना उसकी, हाँ जी। तो वो तो एक्सपेंस का पार्ट हुआ उसका। हाँ जी। इन द कॉर्प अब वो अंकित जी, बड़ा लिटिगेशन है कि असेसिंग अथॉरिटी उसे क्या मानता है। यदि आप बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, हाँ जी, तो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। बिजनेस ट्रिप पर आप यदि बाहर जा रहे हैं इसी कॉन्फ्रेंस में या उस पे, तो अब मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए सर उसको, यदि बिजनेस का एक्सपेंस पार्ट है तो। हाँ जी, बिजनेस का ही है। मिलेगा। एक सर दूसरी क्वेरी आई है एनुअल रिटर्न फाइल करते हुए। एक व्यापारी की 23-24 की टर्नओवर थी, एग्जेम्प्टेड गुड्स की सेल है सारी, ठीक है। तो 10 लाख रुपए की सेल दिखाने से रह गई 23-24 में। उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट का हालांकि कोई ऑप्शन नहीं है एग्जेम्प्टेड गुड्स की सेल का अगर कोई अमाउंट रह जाती है, उन्होंने फिर भी 24-25 की सेल में उसे ऐड करते हुए नवंबर तक अपना शो कर दिया, 3B में भी और R1 में भी। ठीक है अब वो एनुअल रिटर्न में क्या ट्रीटमेंट करें उसका? सर, एनुअल रिटर्न में वो सेल तो उनकी 23-24 की थी ना। हाँ जी, तो 23-24 की अब एनुअल एनुअल रिटर्न का रिटर्न जो फाइल कर कॉलम रहे हैं। आता है कि 23-24 की कोई भी सेल जो यहाँ दिखाई, वहां पर टैक्स का पॉइंट आता है। हाँ अगर जी। इनकी एग्जेम्प्टेड होगी तो एग्जेम्प्टेड फिगर शो कर देंगे, टैक्स वाले पोर्शन में जीरो जीरो कर दें। टेबल 10 में। जी लेकिन सर सर जी। जी संजय सर, जी नीरज जी, सतन जी। जब हम टेबल 10 में दिखाते हैं ना सर, वहाँ टैक्सेबल टर्नओवर जो है, आपने बताया है कि वहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर नहीं है, हमारा एग्जम्प्टेड टर्नओवर है। टैक्स अमाउंट 00 फिल कर देते हैं ना सर हम जब। जी अगर इसी इसी केस को अगर जब हम अगर मान के चलते हैं कि अगर इसको 9C फाइल करना होता अगर हमें, जी। ठीक है सर, हम्म, तब 9C में वो क्या करता है कि इस अमाउंट को भी वो कहाँ पे डिक्लेयर मानता है, टैक्सेबल टर्नओवर मानता है, वो उसको वहां पे एग्जम्प्ट की कैटेगरी में नहीं डालने देता है। नहीं तब फिर टैक्स डिफरेंस आएगा। नहीं सतन जी, वहां 9C में वो क्यों मांगेगा? रिकंसिलेशन मेरा इस साल का थोड़ी ना है, अकाउंट्स का। सर टर्नओवर मेरी टर्न नहीं सर, एस्टेट जब टर्नओवर है हम सर। जब देखिए देखिए सर, 9C में मैं समझ गया सर, 23-24 का टर्नओवर 24-25 में डिक्लेयर करा, ठीक है सर, एग्जम्प्टेड। जी कुछ रह गया था 23-24 का, हमने 24-25 में डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ठीक सर। है ठीक है। अब हमने पहले 23-24 का GST-9 बनाया, ठीक है सर, जी जी और टेबल 10 में डाल दिया कि 10 लाख रुपए जिस पर टैक्स कुछ नहीं है, वैल्यू 00 है, ठीक है सर, हम्म, ठीक है सर। जी जब ये टर्नओवर, अब हम जाते हैं 9C पे, ठीक है। अगर हमें 9C फाइल करना होता है तो हम ऊपर लिखते हैं टोटल टैक्स, टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर मान लीजिए हमने लिखा 10 + 10, 10 पहले डिक्लेयर कर चुके थे हम, टोटल टर्नओवर 20 है, ठीक है, 20 लिखा हमने। तो जब वो वहां से 9 से जो टर्नओवर उठाएगा ना सर, तो वो 10 तो ले जाएगा आपको वहां पे टैक्सेबल वाले में, और जो हमने अभी डिक्लेयर करा, और जो जो पहले एग्जम्प्टेड में डिक्लेयर करा था वो हम वहाँ 10 वहां पे 9C में एग्जम्प्टेड में ही लेता है। तब यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है कि वो 9C हमसे ये कहने लगा कि ये 10 लाख रुपए जो आपका है ये तो टैक्सेबल टर्नओवर का पार्ट है। ये दिक्कत आती है सर, सत्येंद्र जी, मेरा आप एक प्रैक्टिकली करके देखिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बात आपकी बात सही है, आप बिल्कुल, मैंने नहीं किया मगर आपकी बात भी करता हूँ। मगर मैं ये बताइए सर, जब भी असेसिंग अथॉरिटी मुझसे पूछेगा तो सर सर पर्पस क्या है मेरा? मैंने गलती किया, एग्जेम्प्टेड मेरा टर्नओवर है, मैं शो कर रहा हूँ। अब 9C में आपका टेक्निकल कर रहा है तो सर वहां पर टैक्सेबल क्यों मन ले लेगा? हम तो दिखला रहे हैं, हमने R1 का जो हमने 3B में भी दिखाया हुआ, उसमें भी तो 3B में एग्जेम्प्टेड वाले कॉलम में ही दिखाया हुआ ना उस 10 लाख को। हम प्रूफ कर देंगे, वो R1 के अंदर दिखाएंगे, उसमें भी दिखाई देंगे हम एग्जेम्प्टेड में। उससे एग्जेम्प्टेड का कोड अलग है, जो भी टर्नओवर है ये चीज, HSN कोड गलत है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ सर, जी इसीलिए ये मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि जो टेबल 10 बनाया गया ना सर, टेबल 10 और 11 जो बनाया गया है,
अब या तो इनने गलत बनाया कि कोई एग्जम्प्टेड टर्नओवर छूट रहा हो, या ऐसे ही मान लीजिए कोई रिवर्स चार्ज जिस पे सामने वाले को टैक्स पे करना था वो टर्नओवर हमारा छूट रहा है। तो ये जो 10 और 11 टेबल 9 की बनाई है, ये जब कंसीडर करती है ना सर, तो ये टैक्सेबल के रूप में करती है। या तो इन्हें एक और एक्स्ट्रा टेबल बनानी थी कि बिल्कुल, अगर, मैं समझ गया आपका पॉइंट कि उसके अंदर दो कॉलम हाँ कर देते, एक टैक्सेबल टर्नओवर का, एक एग्जेम्प्ट टर्नओवर का। बिल्कुल सर, वो हाँ, उसको टोटल टैक्सेबल टर्नओवर की तरह काउंट करता। अब हमें, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ कि अब हम आगे डिक्लेयर तो कर दें, लेकिन अब जब नोटिस आएगी कि ये 10 लाख रुपए टर्नओवर आपका एग्जम्प्टेड है कि टैक्सेबल है, तब हम उन्हें बताएंगे कि नहीं सर, हमने 24-25 के 3B और GSTR1 में एग्जम्प्ट में डिक्लेयर किया हुआ है। वही यही मैं कह कह रहे रहा हैं हूँ ना सर, सदन जी, यही बिल्कुल करना मैं कह रहा पड़ेगा। हूँ, अधिकारी यदि लेकिन मानते हैं अब, तो लेकिन उसको आप शो कर देंगे जवाब में कि बिल्कुल यहाँ सर, पर हमने लेकिन मैं ये, लेकिन ये कुछ ना कुछ यहाँ फॉल्ट तो है ही ना सर। अगर इसको देखा जाए और 9(9)C के साथ कंपैरिजन करके, तो ये प्रॉपर नहीं है इनके फॉर्म, अगर इसको इस तरीके से ये देखें। तो आप मानोगे अभी भी जो 9C और इतनी चीजें टेक्निकली बनाई जा रही हैं, ये वास्तव में अब ये तो क्लियर नहीं है। ये तो आप भी मानेंगे कि कोई बहुत अलग अलग चीजें हैं कि कहाँ किसको करा जाए, सिंपल नहीं है एनुअल रिटर्न आज के टाइम में। इसमें अंकित जी, अरे सर, मैं अभी आपको ये बता अंकित जी, दूंगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनको क्या इसमें 9C भी भरना है क्या इसमें? नहीं, 9C नहीं फाइल करना है। 9C फाइल नहीं करना, नहीं तो फिर यहाँ पे सदन डिफरेंट जी छोड़। देखिए, सदन जी एक बात बताइए, आप लोग देखो, एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं कि मेरे पास आईटीसी है बिल्स में, मेरे सप्लायर ने उसे नहीं दिखाया, मैंने उसे क्लेम किया और 4B2 वॉइस कट रही सर आपकी। ठीक है, एक्ट के अनुसार उस मंथ में मैंने उसे डिक्लेयर कर दिया रिक्लेम करने के लिए फर्दर, और पूरी साल आपको नहीं दिखाई देता, इवन सितंबर तक नहीं दिखाई देता, नवंबर तक, तो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है? जी हेलो, सर, मेरे मतलब ये कनेक्टिविटी मेरे साथ फोन की कम आ रही है, मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछ रहे हैं। अंकित जी मैं ये कह रहा हूँ सत्यन जी, मालूम पड़ा मई में मेरी 1 लाख रुपए की आईटीसी थी एज पर बुक्स। हाँ हाँ 1 लाख रुपए की आईटीसी एज पर बुक्स 2024 जी, में, 23 में, मई में, 23-24, हाँ हाँ 23-24 का, जब आप जिसका एनुअल हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की थी, मगर मेरे 2B में दिख रहा था 30,000 या 40,000 रुपए, तो मैंने पूरी क्लेम करी और 60,000 की टेम्परेरी रिवर्सल कर दी। जी, मेरे सप्लायर ने नवंबर तक में कुछ भी गलती ऐसी होगी, उसने टैक्स तो जमा कर दिया, B2B के B2C में दिखा गया, मेरे 2A में नहीं दिखाई दी। अब मैं उसका ट्रीटमेंट रिवर्स करूंगा या नहीं करूंगा? क्योंकि एक्ट कहता है कि यदि सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया है तो मुझे रिवर्स करनी है। 37 ये। जी, और यहाँ सप्लायर ने जमा कर दिया और B2B की जगह B2C दिखा गया, अब क्या करेंगे? टिपिकल सिचुएशन। सर जब उसके 2B में शो नहीं हो रहा है, जी कोई सर्टिफिकेट का ऑप्शन तो अब अवेलेबल है नहीं कि जी सर्टिफिकेट के बेस पे हमें आईटीसी मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं, वो तो देखिए 16(2) के अंदर चैलेंज ये चेंज हो गया कि जो पोर्टल पे दिखाई देगा वही आपको क्लेम करना है। जी, बट मैंने तो पूरा टैक्स पे किया ना उसको, विद अमाउंट उसके साथ, वो शो नहीं हो रहा, तो क्या मैं एज पर बुक्स, एक बताइए आप ऑडिट किससे करोगे अपना? GST9 का बेस क्या लोगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही तो लोगे, तो ठीक। बुक्स में तो आप उस परचेज को मानोगे ना। हाँ जी। फिर जब आप बुक्स को मानोगे तो क्या होगा वो? बताइए, लीगली लेकिन तो सर सही है ना? आपकी आईटीसी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके बावजूद जब आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो आप उसका इनपुट क्लेम कैसे कर सकते हो? यही तो क्वेश्चन है। सर अपील के लेवल पे आपको बेनिफिट मिल सकता है, मैं क्योंकि आप उसे GST9 क्लेम कर चुके। अंकित जी, मैं अपने GST9 में उसको क्लेम करूंगा कि नहीं करूंगा?
हाँ जी, क्लेम करो, तो लेकिन अगर आपने रिवर्स, मैं उसे टेम्परेरी रिवर्सल किया, कहाँ पर ले जाऊंगा उसको? बीच में किसी की आवाज आ रही है अपना। जी सर। किसी का इको कर रहा है। शैलेश सर का है शायद। अरे देख रहा हूँ सर, काम करता हूँ। शैलेश भाई आप बंद कर दो आप। बनता ही नहीं सर। आज इन्होंने दो दो जगह चला रखा है ना। ठीक ठीक है सर, अब आए। ये टेक्निकल चीजें हैं कि जो मैंने टेम्परेरी रिवर्सल किया, मैं कभी भी क्लेम कर लूंगा। हाँ जी। मगर बात ये आ रही है कि व्यापारी कहाँ करे जो B2C में दिखा गया, यदि उसने उसको नवंबर तक में अमेंड नहीं किया मेरा अपना R1, तो यदि वो नवंबर तक अमेंड कर देता R1 तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम हाँ लिख जी। के कर लेंगे। जी। मगर यदि भूल गया तो ये क्या करेंगे बताइए सदन जी? सर चली जाएगी आपकी आईटीसी अभी तो नहीं जाएगी इसके सर, अकॉर्डिंग। नहीं जाएगी सदन जी, बिल्कुल नहीं क्योंकि सर जाएगी। देखिए, आपको जब जब आप क्लेम कर रहे थे, ऐसे क्या करेगा सब कोई जो इनवाइस आ रहा, देखना सर, जैसे मान लीजिए मेरे इनवाइसेस तो 2A में हैं, या मान लीजिए हमारी बुक्स में आईटीसी है, अब 2B में नहीं आ रहा, तो पहली राइट तो हमारे पास ये था कि हमें क्लेम ही नहीं करना था। आपने क्या करा कि हम क्लेम भी कर ले रहे हैं और टेम्पररी रिवर्सल में डाल दे रहे हैं, ठीक है। लीगली तो यही करना है आपने नहीं नहीं, सर, लीगली हम तो ये जब सही है सर, लीगली तो यही लीगली करना तो ये पड़ेगा। सही किया, क्योंकि क्या है कि इन्होंने टाइम से उसको क्लेम कर लिया, वरना तो अगर उसका टाइम निकल गया क्लेम करने का तो फिर ये कभी भी उसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे, उस पे तो इंटरेस्ट ये लायबिलिटी नुकसान अलग तो, आ जाएगी। अंकित जी चैट बॉक्स में भैया, सदन लिखा है। सदन भैया, एक मिनट सदन भैया। आप तीनों को हम म्यूट नहीं करेंगे, आप तीनों लोग डिस्कशन में बने रहिए। और चूंकि 5:03 हो गए हैं और रौनक खंडेलवाल जी आ चुके हैं। बुला लिए फिर हम लोग आप अपना लोग अभी आप लोग अपना मेरी डिस्कशन सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज बात प्लीज करेंगे। अपने माइक्रोफोन करेंगे को हम, है म्यूट ना। कर दें। आपके साथ हम रौनक जी को शामिल करेंगे। फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे इस नहीं टॉपिक पे। नहीं सर, ये कंटिन्यू चलेगा ठीक है सर, क्योंकि ठीक आज है जो सर, मीटिंग ठीक। है वो जनरल जनरल वाली मीटिंग है। सो दैट इट इज कंटिन्यू अनटिल अनलेस ये मीटिंग खत्म नहीं हो जाती। तो आप हर जी थोड़ा आपसे निवेदन है कि उनको बुला लीजिए। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के हमारे सरस्वती पुत्र श्री रौनक खंडेलवाल साहब से, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं आज के, सर अपना माइक्रोफोन से अनम्यूट कर लें और अपना वीडियो सब ऑन कर लें। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों से सर आपकी प्रतीक्षा थी साहब, कि बिल्कुल आपसे सर, आप मेरा पढ़ने की। टाइम बहुत दिनों से मांग रहे थे कि बट क्या है, इधर उधर की वजह से आज भी नहीं मैं सर, बहुत आज मुश्किल से टाइम निकाल पाया हूँ, क्योंकि हमारे आज क्या है कि इलेक्शन की काउंटिंग चल रही है। जी जी सर, इलेक्शन पूरे इंडिया में चल रहे बिल्कुल सर, सर, नॉर्दर्न जोन में भी, सेंट्रल जोन में भी, सब जगह चल रहे हैं सब। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, आज अपने समय निकाला हमें पढ़ाने के लिए। हम बिल्कुल बच्चों सर। पे तो आपका आशीर्वाद बना रहेगा सदा, ऐसे ही बने रहे। ईश्वर माँ सर सरस्वती सर से प्रार्थना है कि हम ऐसी कृपा हम बनी आप रहे। लोगों के बच्चे, हम आप लोगों के बच्चे हैं और कुछ नहीं सर सर इसमें। नहीं सर, आप गुरु हैं सर हमारे, आपको पढ़ाने सर आए हैं। नहीं, सर ये आपकी मानता है कि आप कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि हम आपको गुरु के रूप में देखते नहीं हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। सीनियर लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं मेरे ऑफिस में भी सीनियर लोगों को साथ में रखता हूँ ताकि कुछ सीखने को मिले मुझे। मैं आज सर आपके बहुत से लोग आपको जब नहीं जानते हैं, तो आपके परिचय के लिए मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से श्री शैलेश विश्वकर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सर का परिचय दे दें, फिर सर का उद्बोधन प्रारंभ करवाएं। शैलेश सभी भाई। को नमस्कार। मैं शैलेश विश्वकर्मा छतरपुर मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं। और चूंकि मैंने अंकित जी को, सदन जी को, संजय भैया को इसलिए सिर्फ रोका है, मतलब मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आपका डिसीजन ओवर हो गया है, क्योंकि मैं बीच में देख रहा था कि रौनक जी उस पे अपने जो चैट बॉक्स पे अपने सेशन दे रहे थे, तो वो भी इसको बड़े उत्साह से शामिल होना चाहते थे डिस्कशन में। क्योंकि कोई ये विषय ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि 9 और 9C जो विषय सब है, जो सीजनली जो काम है उसका ही चल रहा है, 9 का ही काम चलना है। और विषय पर जो आप लोग बात कर रहे थे वो विषय ही आगे कंटिन्यू बना रहे, इसलिए मैं रोका था आप लोगों को। और मैं थोड़ा 1 मिनट का टाइम और लूंगा आदरणीय रौनक जी का परिचय देने के लिए। उसके बाद आप तीनों और मैं, रौनक जी मिला के चारों लोग मिलकर इस डिस्कशन में भाग लीजिए, और अच्छा लगेगा रौनक जी को भी। इस स्वास्थ्य बात बात चलेगी, स्वास्थ्य पर बात चलेगी सभी के हिसाब से। तो मैं बात आपके लिए रखता हूँ आपका परिचय। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप पिछले 6 वर्षों से ऑडिट, एश्योरेंस और एडवाइजरी में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास जीएसटी,
ऑडिट का गवर्नमेंट कंपनियों का काफी अनुभव है, जैसे JVVNL, प्रसार भारती, JCTSL। और इसके अलावा आप जो सेक्शन 65 में जो ऑडिट होती है उसका भी आपके पास काफी अनुभव है। आप सोनी राजन एंड कंपनी में काम करते हैं, इसमें आपका जो उसमें पोजीशन है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर की। और ये जो फर्म बनी थी 3/9/2004 से है, और यहाँ पर आप पिछले 6-7 वर्षों से काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आप जयपुर के निवासी हैं। जयपुर इस समय हमने देखते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं या जो भी इनकम टैक्स सेल टैक्स संबंधित जर्नल छपते हैं, वो अधिकतर जो होते हैं वो जयपुर से ही आते हैं। और जयपुर ज्ञान की नगरी मानी जाने लगी है हम लोगों के लिए जो टैक्स के विषय में काम करते हैं। तो अब मैं रौनक जी से अनुरोध करूंगा कि जो विषय अभी चल रहा था उसी विषय के ऊपर आप अपना उद्बोधन शुरू करें, और इन सत्येंद्र भैया, अंकित भैया और संजय भैया को साथ लेते लेते अपना उद्बोधन करें। आपको अगर ये कहने में अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा कि सब अच्छे अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हम लोग के बीच में बैठे हुए हैं और आप परम ज्ञानी हैं, तो महाज्ञानियों के बीच में परम ज्ञानी का स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन शुरू करें आप। जी सर, पहले तो सभी को नमस्कार मेरा, और सभी सीनियर्स को मेरा प्रणाम। और मैं सभी सीनियर्स के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और मेरे को आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। सीनियर लोगों का मैं आशीर्वाद पहले लेके चलता हूँ। इसलिए तो मैंने आपके साथ 3 सीनियर लगा दिए हैं। बिल्कुल सर। पहले क्या था कि मुझे टॉपिक दिया गया था कि हम कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे, बट कल हर जी का फोन आया मेरे पास, तो उन्होंने कहा थोड़ा डिस्कशन करिएगा अपने एमएनएसटी स्कीम के ऊपर, जो 2024 में एमएनएसटी आई हुई है उसके ऊपर। अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा विषय भी है कि एमएनएसटी स्कीम है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कुछ चीजें लाती है तो अपने फायदे की बात होना तो रातों रात फंक्शनलिटियां बना लेती है सर। कोई भी एडवाइजरी इशू कर देती है, फंक्शन बना लेती है। बट जब एसएससी के फायदे की बात या प्रोफेशनल्स के फायदे की बात है, तो सर 8 नवंबर को एडवाइजरी जारी करी गई थी कि हम इसके रिगार्डिंग एक फंक्शनलिटी लाएंगे कि भाई आपको जो इंटरेस्ट पेनल्टी है आपका वो वेवियर कर दिया जाएगा यदि आप फुल पेमेंट ऑफ टैक्स कर देते हैं। उसके लिए इन्होंने 128A सेक्शन है वो डाला है अभी इसमें। बट उसके लिए जो रूल्स बनाया है 164 में, उसके लिए फंक्शनलिटी अभी तक पोर्टल पे आई ही नहीं है। और जिसको आज हो चुका है पूरा पूरा 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। बट फिर भी हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करें तो अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें हैं इसमें। एमएनएसटी स्कीम है, उसमें क्या होता है कि सर इन्होंने एमएनएसटी स्कीम दी है आज से, ये 2017 से लेकर के 2017, 18, 18, 19 और 19-20 3 सालों में यदि किसी के ऑर्डर बने हुए हैं या किसी की प्रोसीडिंग चल रही है या किसी ने अपील कर दी है या किसी का कोर्ट में केस रिट पिटिशन लगा रखी है और वो केस पेंडिंग है या फिर उसके अगेंस्ट में ऑर्डर आ गया है, उसके लिए इन्होंने एमनेस्टी स्कीम दी है। उसमें इन्होंने इंटरेस्ट पेनल्टी दोनों का वेवियर दिया है। और उस वेवियर के लिए इन्होंने जो टैक्स पेमेंट है उसका हमको एक टाइमलाइन दी है कि भाई इतने टाइमलाइन में उसका हमको फुल पेमेंट ऑफ टैक्स करना है। और यदि वो फुल पेमेंट ऑफ टैक्स हम उस टाइमलाइन में कर देते हैं तो उस टैक्स का पेमेंट करने के बावजूद हमको 2 फॉर्म दिए हुए हैं। एक SL क्या नाम है अपना, SPL-01 और SPL-02। और ये सब फॉर्म है वो सबके लिए नए हैं। आज मैं कहूँ मेरे लिए भी नए हैं, आप लोगों के सबके लिए भी नए होंगे, क्योंकि अभी तक पोर्टल पे आए नहीं है, सिर्फ ओनली किताबों में लिखे गए कि ये फॉर्म आएंगे, ये फॉर्म आएंगे। ये 8-10 फॉर्म बनाए हुए हैं इन्होंने, वो चीज है। एक SPL-01 है, उसमें भी एप्लीकेशन करनी होती है, और एक SPL-02 है, उसमें एप्लीकेशन करनी होती है। सबसे पहले तो होती है SPL-01 कौन से है, और SPL-02 में किसको एप्लीकेशन करनी है। SPL-01 में है जिनको SCN आया हुआ है और जिनका स्टेटमेंट इशू किया हुआ है, उन लोगों को SPL-01 में हमको एप्लीकेशन देनी है। और जिनका ऑर्डर आ चुका है या जिनकी अपील फाइनल हो चुकी है या जिनका कोर्ट में केस चल रहा है सर, उनको उनको SPL-2 में फाइलिंग देनी है। अब SPL-01 की हम बात करते हैं तो SPL-01 में क्या होता है। SPL-01 में हमको शोकॉज नोटिस और स्टेटमेंट
के साथ में हमको 31 मार्च 2025 तक हमको उसका टैक्स का फुल पेमेंट करना है। वो पूरा पेमेंट कर देते हैं तो उसके बावजूद उसका हम फाइलिंग करेंगे एसपीएल 01 में, और उसके साथ साथ में हमारा जो एससीएन आया हुआ है और हमारा जो स्टेटमेंट कोई भी हुआ है, जैसे ASMT 10 होता है, उस टाइप से जो स्टेटमेंट होते हैं वो आए हैं, उनको साथ में फाइल करना है और उसके लिए एप्लीकेशन डालनी है उसके अंदर। और 02 में जो एप्लीकेशन जाएगी वो उन लोगों के लिए जाएगी जिनका ऑर्डर आ चुका है। अब ऑर्डर के उसमें उनको एप्लीकेशन फाइल करनी है, जो फॉर्म आएगा उसके साथ एप्लीकेशन के साथ साथ में एक ऑर्डर जो आया हुआ है ऑर्डर लगाना पड़ेगा, एक DRC 03 से जो पेमेंट किया हुआ है वो पेमेंट का प्रूफ देना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और है कि यदि मान लो कि किसी ने अपना ऑर्डर आया और उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर दी, तो अपील को पहले विड्रॉ करना पड़ेगा। अपील को विड्रॉ करना पड़ेगा। यदि किसी ने रिट लगा रखी है कोर्ट में, तो कोर्ट में उसकी रिट को विड्रॉ करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में जब एप्लीकेशन लगेगी उसके साथ में अपने जो ऑर्डर प्लस अपनी रिट रिट की या ऑर्डर अपील की विड्रॉल कॉपी प्लस TRC 03 जो टैक्स पेमेंट मांगा है उन्होंने, वो हमको लगाना पड़ेगा। अब इसमें टाइमलाइन दी हुई है, जो 3 महीने का टाइमलाइन है। 31 मार्च से जब हम क्लोज होगा उससे 3 महीने के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन लगानी है। उसके बाद में हमको क्या होगा, जो एप्लीकेशन लगेगी जी सर, एप्लीकेशन है वो अपने को लग जाएगी। उसके बाद में असेसिंग ऑफिसर को 3 महीने मिलेंगे सर। 3 महीने में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो अभी किताब में जो लिखा हुआ है या जो अपने को 164 दिया हुआ है रूल जो है, उसमें बहुत टाइमलाइन बहुत ज्यादा दी हुई है। टाइमलाइन मतलब कि बोल दिया कि आपको 3 महीने में लगाना है, उनको 3 महीने में ऑर्डर देना है। 3 महीने में यदि उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया तो उसको मोटो मान लिया जाएगा कि आपके फेवर में हो गया वो। उसके बाद में एक 3 महीने के अलावा 1 महीने का और पीरियड दिया जाएगा। तो टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्ट दी हुई है, ऐसे दी हुई है जैसे आज तक ऐसी टाइमलाइन हमने देखी नहीं। बट ऐसी टाइमलाइन को लिखा हुआ है कि बिल्कुल प्रॉपर टाइमलाइन की, भाई ठीक है आपने 3 महीने में नहीं दिया। अब मैं बात करूंगा तो SPL 3 में वो असेसी चाहेगा तो वो असेसिंग ऑफिसर रिजेक्ट भी कर सकता है और हमको ऑर्डर भी दे सकता है। रिजेक्ट करता है यदि सर, तो उससे पहले हमको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा उन लोगों को। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने के बाद में यदि कोई नोटिस इशू करता है तो वो रिप्लाई फाइल करेंगे हम SPL 04 में। SPL 04 में रिप्लाई फाइल करने का टाइम एसएससी के पास है, 1 महीने का टाइम होता है ओनली। अब रौनक उस सर एक कुछ महीने, बोल सक रौनक सर कुछ बोल सकता हूँ इसमें थोड़ा सा? हाँ सर बताइए सर बिल्कुल। सर, मेरा सर रौनक सर यही है कि देखिए आप जो वही बता रहे हैं कि ये स्कीम सरकार अपने लिए लेकर आई है। बिल्कुल सर। 17, 18, 18, 19 में जितनी भी गलतियां थी जो उनके पोर्टल में 2B से पहले जो था 2A के अंदर जो भी गलतियां थी, कोई बिल्कुल डाटा पोर्ट नहीं हो रहा, जिसके लिए इन्होंने बार बार अपनी अमेंडमेंट वो दी कि भाई आप GSTR 2 अपने फाइल कर लीजिए, R1 फाइल कर लीजिए, बार बार एमनेस्टी लाए प्रीवियस में ये बिल्कुल 3B भरने के लिए। सर उनकी गलतियों के लिए, मगर आप यहाँ ये भी तो देखिए कि एक एसएससी के लिए क्या है उन्होंने कर दिया कि यदि आपको इसको एडॉप्ट करनी है तो जो टैक्स निकाल दिया वो मुझे मानना है। बिल्कुल सर। सर ये बताइए यदि मेरा बिल्कुल सही है और यदि कुछ चीज ज्यादा आ रही है पोर्टल पे, अधिकारी ने असेस कर दिया, तो कहीं मौका दिया है मुझको कि मेरी सही चीज की मैं जमा करूं? नहीं तो सर उसके रेवेन्यू लिए को चाहिए कि जो रेवेन्यू को जो जेन्युइन टैक्स बनता है मेरे पे वो देना चाहिए। नहीं सर, हम मगर उस यहाँ चीज तो के लिए इसलिए कंडीशन नहीं है कह रहे हैं। सर, यहाँ तो कंडीशन वही कर दी थी, मैंने अपील करी, या तो मैं अपील विड्रॉ करूं जहां मैं जा रहा हूँ कि उन्होंने मुझ पे ज्यादा लगाया, और यदि मुझे सर इंटरेस्ट और उसको वेव करना है तो मुझे उसको पहले, यानी इस स्कीम को अडॉप्ट करने के लिए मुझे पहले विड्रॉल लेना है। तो सर हर जगह अभी भी आपने जो वही बात बात कही सर कि 9 नवंबर से लेके सर दिसंबर आगे अभी तक ये फंक्शनैलिटी नहीं लाए, और सर उधर ये कह रहे हैं कि आपको 3 महीने के अंदर वो देना है, 25 तक जमा करिए, 3 महीने में ऑर्डर
और उसके बाद 1 महीने के अंदर अधिकारी करेगा, रिजेक्ट करी तो आपके पे 30 दिन है। तो सब चीजें तो इन्होंने कंडीशंस लगा रखी हैं। सर वही मैं बताना चाह रहा था कि इतनी टाइमलाइन कंडीशन की, मतलब जैसे कोई इतनी प्रॉपर फॉलो ही करेंगे लोग ये, बहुत ज्यादा, 3 महीने, 3 महीने, 1 महीने और 1 महीने, हम कह रहे हैं कि जब उस तरह की सरकार ने टाइम सर 4 साल में फॉलो नहीं करी अपने हाँ। उसके अंदर, और हमसे 3 महीने में फॉलो अप कराया जा रहा है उन्हीं चीजों का। तो बट सर मैं इस टॉपिक को अलग तरीके से स्टार्ट करना चाह रहा था, बट कहीं से और से हो गया मेरा ये टॉपिक। मैं ये बोलना चाह रहा था कि सर आज जो नोटिस आते हैं ना सर, वो 2 तरीके में नोटिस आएंगे, या तो 73 में या 74 में। अब मुझे आज तक जब देखता हूँ मार्केट में, तो लोग है ना कभी ये असेस ही नहीं करते पहले कि क्या हमारा 73 का नोटिस बनता था या 74 का बनता था। वो कभी ये पहले देखने नहीं चाहते, नोटिस आया कि सीधा रिप्लाई डाल देंगे। तो सर पहले ये तो फॉलो कर लो कि भाई हमारा 73 का बनता है नहीं बनता। आजकल ये जो असेसिंग ऑफिसर है वो कर क्या रहे हैं सर, कि जहां भी सर 1 लाख से नीचे की डिमांड है तो उसको हमेशा 73 में डालेंगे जब तक कि उसकी टाइमलाइन अवेलेबल है, क्योंकि उनको 10,000 की पेनल्टी लगाने का मौका मिलता है वहां पे। और यदि उधर पेनल्टी तो दूसरी है 10% और 10,000 विच एवर जाए। और यदि 1 लाख रुपए से ऊपर का जब भी नोट कोई भी डिमांड निकालनी होती है तो ये लोग कहते हैं कि हमेशा 74 में ले जाते हैं, बस ये क्राइटेरिया। बट हम लोग या फिर हम जो भी प्रोफेशनल्स है, वो लोग ये देखना ही नहीं चाहते कि भैया पहले ये तो असेस कर ले कि क्या ये 74 का केस है या 73 का केस है। और यहाँ ओनली 73 के ही लिए रिलीफ है। ये रिलीफ है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कुछ भी कर रही हो और हमको लगता है कि हमारा टैक्स नहीं बनता है तो हम कहें कि हम लड़ लेंगे उसके खिलाफ जितना भी अपील। अब बात करें कि सर आपने ये बात ला दी तो मैं इसको बात को बोल दूं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं सर, 1.5 साल हो गया कि हमारी बात चल रही है। अरे सर ट्रिब्यूनल लाओ तो सही सर, हम केस को लेके कहा जाएंगे सर, सीधा हाईकोर्ट जाना पड़ता है। आज 2 लाख रुपए के केस के लिए हाईकोर्ट जाएंगे तो सर एडवोकेट फीस ले लेता है 25,000, 30,000 रुपए, तो 30,000, 40,000। तो वो वाली चीज है कि बट ये चीज मेरे को समझ में आई कि अब यहाँ पे 73 और 74, अब जब जनरल डिस्कशन की बात की आप कूद पड़े तो मैं कहूंगा कि जनरल डिस्कशन ही चलना चाहिए। अब हो गया ये टाइम लाइन की क्या है क्या नहीं है। मोटा मोटा ये बात है कि सर 73 का केस होना चाहिए, यदि 17, 18, 18, 19, 19, 20 का केस होना चाहिए उसका है। और यदि आपको लगता है कि नहीं आपका टैक्स पार्ट तो सही है और टैक्स पार्ट सही है तो ठीक है जमा कराओ, इंटरेस्ट पेनल्टी का माफी ले लो, ये सही है। बट सर यहाँ पे तो अभी एक चीज और हो गई कि उन्होंने क्या गलतियां करी थी, जिन्होंने इंटरेस्ट पेनल्टी टैक्स सब टाइमली जमा करा दिया, वो लोग कहेंगे फॉरफिट कि हो सर गया सर वो तो। ये साहूकार तो साहूकार और चोर चोर, बिल्कुल सर। वो वाली बात हो गई सर यहाँ पे। तो मेरे पास आज भी सर कोई क्लाइंट आता है ना तो कहता है कि भैया मेरे को 50,000 रुपए की टैक्स और पेनल्टी लगा दी है। तो मैं एक एडवाइस करता हूँ, आपका टैक्स बनता है तो टैक्स सबसे पहले जमा करा दीजिए, ताकि टैक्स पे इंटरेस्ट बच जाए अपना, टैक्स पे इंटरेस्ट बच जाए अपना। और इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कभी भी इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगती है सर। अब सर आप बताइए, अब इसमें आगे मैं इसको जनरल डिस्कशन ही बनाना चाहता हूँ इसलिए। सर इंटरेक्टिव रख लीजिए, सब लोगों से पूछिए, सबका रहेगा। या आप पहले क्या अपने वो कर दे। मैंने तो एक जनरल चीज लाया था बीच में कि ये इतनी जो परेशानियां आ रही हैं सर, जैसे SPL 01 ले आए सर, हाँ आज सर, की डेट में बताइए 18 पिछले तीनों सालों का कौन सा ऐसा नोटिस है जिसमें ऑर्डर नहीं पास हुआ होगा? कोई ऐसा है जिसका ऑर्डर ही नहीं पास हुआ हो? सर वो तो हम 02 में जाएंगे ना फिर, तो ऑर्डर वह तो पास फिर हो। SPL 01 क्यों लाए? पॉलिसी जीरो मेकर वन से कह रहे हैं ना पूछो कि जो कि 01 लाए किस लिए आप? जीरो ने कह रहे हैं ना कि सर हम 1 साल का इंटरेस्ट है ना आपका, वो उसको माफ करने के लिए। अरे सर, तो पहली बात ऐसा कौन सा जिसमें ऑर्डर नहीं पास हुआ होगा? 19-20 का टाइम बार्ड कर दिया इधर आपने, कहीं तो एक्सटेंशन रखे हैं उसे, इधर तो आपने टाइम बार्ड कर दिया, तो वहां तो नोटिस। बिल्कुल। तो वही बात है कि सर पॉलिसी मेकर ये नहीं कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल होना क्या चाहिए। आपने इतनी कंडीशंस ले आए कि सर अपील हो गई, यदि आपने हुआ तो आप अपील में जा सकते हैं, और आप वही वाली बात है कि जब आप इसमें डिसअलाउ करेंगे अपील विड्रॉ करके तो आप पुराने पॉइंट पे नहीं जा सकते सर अपील करके। वो वही बात है कि सर हम मान लो चलती हुई बीच में अपील चल रही है और उस बीच में से कहता है कि यार इधर का बेनिफिट लेने के लिए उधर विड्रॉल मार ले, इधर साले अभी फॉर्म ही नहीं आए अभी तक तो। हाँ नहीं सर, विड्रॉ मार भी रहा हूं, फिर यदि असेसिंग अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया तो मैं इसी पॉइंट के लिए जा सकता हूँ, ओरिजिनल वापिस जा के लिए सकते जा हैं सकता सीधे। हूं। सर बताओ क्या है? तो हर तरफ से सेशन अपने लिए सोच रहा है सर। सब प्रॉब्लम यही है कि
टाइमली फॉर्म आना चाहिए सर। जी सब बिल्कुल। मतलब फॉर्म ही नहीं है अभी तक सर। मैं वही पहली बात और से जब ये स्टार्ट किया कि इंटरेस्ट का फाइनेंस एक्ट के अंदर जुलाई में ही आ गया, तो इन्हें तो अब तक तैयारी कर लेनी चाहिए। जब यदि कोई सर एक्ट के अंदर कोई चीज आ रही है तो उससे पहले उसकी पॉलिसी बन चुकी होनी चाहिए ना सर। 23rd मीटिंग सर हुई थी सर जुलाई में, बस और उसी टाइम पे 128 डिक्लेयर कर ए दिया को था। इंट्रोड्यूस कर दिया था सर इन्होंने। बस अब बताइए साहब, 6 महीने होते आ रहे हैं। चलिए सर, कंटिन्यू करिए तो सर डिस्कशन। आपने क्या है, मेरा वो बिगाड़ दिया। मैं सॉरी चाहूंगा कि जो सर, मैं चाहूंगा सर। कि सर अब जो सामने है वो ही मेरे से क्वेश्चन करे तो मुझे अच्छा लगेगा कि बाई क्वेश्चन टू क्वेश्चन जवाब नहीं दे रहे सर, सर बात मेरे। ये डिस्कशन का था, पॉइंट आपका, तो हमने कहा डिस्कशन कर लें सर। यदि आप वैसे कुछ पढ़ाना चाहें तो पढ़ाइए, हम नहीं सर, पढ़ते अब वो पढ़ाना फिर अच्छा नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि जो लोग हैं अवेलेबल हमारे पास, वो हमसे डिस्कस करें तो बहुत अच्छी होगा सर। हेलो। जी सर। हेलो। हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं 9C और एनुअल रिटर्न्स के अंदर, इस पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन ये चल रहा था सर कि जैसे एक हमारे एक्ट में जब चेंज हो गया कि जो चीज 2B में शो होगी वही आप आईटीसी क्लेम कर लेंगे। क्लियर सर? सर कुछ कोई बोलना चाह रहा है, उनको बोलिए। हाँ सर। जी सर रवि जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे ये एनिमेस्टी स्कीम आई है, बिल्कुल। तो इसमें ये कहा गया है कि जिसके पास SCN 73, तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल। ये है कि जैसे मैंने 17-18 की GSTR 9 फाइल की, बिल्कुल। उसमें मुझे मुझे 10-10 लाख रुपए टैक्स भरना कर रहा था। और बिल्कुल वो सर। मैंने 17-18 में DRC 03 से जमा कर दिया। बिल्कुल। ओ, मेरे पास कोई SCN नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हम्म। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये फिर स्कीम में इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, आपके पास SC नहीं आया ना, कोई स्टेटमेंट आया सर आपके पास? ना कोई स्टेटमेंट आया, मैंने सेल्फ जो है। नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा सर। सर आपने खुद डिक्लेयर किया है वो तो, आपने खुद डिक्लेयर कर दिया टैक्स अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट सर। वही तो हम बात इंटरेस्ट कर रहे नहीं थे किया सर अभी, कि जिन्होंने सर सर। पे कर दिया और जिन्होंने पेनल्टियां पे कर दी, उनका क्या है? नहीं उनका नहीं अभी तक कोई सर, क्वेश्चन नहीं इंटरेस्ट पे नहीं किया है, इंटरेस्ट पे नहीं किया है। जी सर। इंटरेस्ट पे नहीं किया है, सिर्फ नहीं टैक्स किया पे तो सर, किया। नहीं किया तो सर वेट करिए सर, उनका ऑर्डर देने का वेट करिए। मतलब SCN तो उन्होंने दिया नहीं है, ना कोई नोटिस दिया है नहीं सर, ना 73। SCN दिया है ना स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें इस स्कीम में हम फॉल नहीं होंगे सर। इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। इंटरेस्ट किसने बोला सर जमा कराने के लिए? तो फिर इस स्कीम में फॉल नहीं होंगे तो इंटरेस्ट कभी लाइबिलिटी आ ही जाएगी। नहीं, आप कह रहे हो कि उनको देने दीजिए, अब वेट करिए। अभी तो आपके पास 3 महीने का, या तो उनको जाकर के बोल दीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए कि सर ये मैंने नहीं टैक्स तो जमा कराया था, इसका इंटरेस्ट का एक डिमांड ऑर्डर दे दीजिए सर। वो तो 31 दिसंबर 2024 तक का है ना, SCN देने का उसमें स्कीम में। जितने नोटिस 31 दिसंबर 2024 तक सर्व कर दिए गए, वो स्कीम उनके लिए है ना। नहीं सर, ये ऐसी कंडीशन नहीं लिखी हुई है अभी इसमें कहीं भी कि 31 दिसंबर तक की देंगे। ऐसी कंडीशन नहीं है। नहीं, ऐसी कंडीशन कहीं नहीं है सर। आप जाइए ना, अभी तो 8 दिन 9 दिन अवेलेबल है। आप ऑफिसर को कहिए सर लाओ मेरा ऑर्डर दे दो सर, इसमें ये मैंने टैक्स जमा कराया था, इसका इंटरेस्ट जमा कराना है तो उसका ऑर्डर दे दो आप। सर वो सामने सर रौनक सर, 17-18 का सर केस है, वो इसका तो सामने ऑर्डर हो ही चुका 17-18 होगा। का। सत्रह सर वो अठारह बोल आया रहे हैं था कि ऑर्डर नहीं आया है सर, वो बोल रहे हैं, तो मेरे को पता नहीं ना उसका तो सर। सर। ऑर्डर आएगा ही नहीं क्योंकि नहीं वो 73 में DRC 01 इशू ही नहीं हुआ। टाइम लिमिट ही देगा गई सर वो तो। ऑर्डर किस चीज का देगा? बेसिकली जहां तक मैं इनका केस समझ पा रहा हूँ वो ये है कि सर जब ये एनुअल फाइल कर रहे होंगे तो 8A में जो भी इनको परचेज दिखाई दे रही होगी उससे ज्यादा की इनकी आईटीसी होगी जो इन्होंने क्लेम करी होगी, उसको उन्होंने रिवर्स मान लिया होगा, उसी डिफरेंस का जमा किया जहां तक मैं तो समझ सर पा रहा हूँ। वो तो है ही नहीं सर, 19-20 तक का ही बात कर रहे हैं सर ये तो। सात नहीं सत्रह नहीं अठारह नहीं के साथ है। नहीं 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 17-18 18 19 की भी बात कर रहा हूँ कि जिससे जैसे मैंने लाइबिलिटी कुछ कम पे शो शो की सर तो 3B आप तो, R1 में। आप मैं क्या कह रहा हूँ, 17-18 18 19 की बात कर रहे हैं, तो आप तो मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन DRC 01 देंगे, दे ही नहीं सकते सर, टाइम लिमिट निकल चुकी है सर।
सर आउटवर्ड सप्लाई पे तो आपने दे दिया ना, जो आपके आउटवर्ड सप्लाई आपने कम दिखाई थी वो आपने एनुअल में ज्यादा दिखाकर जमा कर दिया। इन्होंने टैक्स दे दिया है सर, टैक्स दे दे दिया, दिया। बात खत्म हो अब गई सर। इंटरेस्ट का तो क्यों सर नहीं गए? DRC 01 इशू ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब वो 73 कर का नहीं केस है, सकते 73 का टाइम लिमिट जा चुका है सर। बस। और सर 18-19 में सर 18 17 19 18 और 18 19 18 दोनों 19 की का टाइम भी लिमिट जा 73 चुकी का है। टाइम निकल गया ना। 19 का क्या होगा सर? 19-20 का सर दे सकते हैं अभी। भी निकल गया। वो भी खत्म सर हो एक्सटेंड गया। किया हुआ है टाइम, एक्सटेंड 73 किया। के लिए तो खत्म ही हो। अभी कहाँ सर? सर एक्सटेंडेड है टाइम सर, 19-20 की बात कर रहे हैं ना। तो सर 19-20 73 में के भी लिए तो अक्टूबर तक ही तो था सर। सर 31 मार्च 2025 एक्सटेंड हुआ है सर टाइम अभी। 73 के लिए सर? बिल्कुल सर, मैं आपको भेज दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। जी जी। जी सर। किसी और को कुछ? सर सर ये किस ईयर के लिए सर एक्सटेंड हुआ 73 का? रोज रोज मेरे को एक ही पहाड़ा बनना अच्छा नहीं लगता। जल्दी आओ, जल्दी जाओ, रोज ही जल्दी सर चले जाओ। कुछ जी सर। 11 बजे नई तक पहुंचा। एडवाइजरी किसी आई हुई है सर, नई एडवाइजरी किसी ई-वे बिल को लेके आई हुई है। हाँ सर। नहीं सर वो 73 कह में रहे हैं किस कि ईयर के लिए डॉक्यूमेंटेड extend ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं 180 डेज डॉक्यूमेंटेड डेट से, फिर उसके बिल्कुल बाद सर, रिस्ट्रिक्ट कर दें। इसका बिल्कुल सर। मतलब क्या निकल रहा है सर? मैं प्रॉपरली इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि सर वो हम कनेक्ट कुछ भी ई-वे नहीं बिल। है सर, उनको पता ही नहीं है कि कोई लोग ई-वे बिल इतना पुराना कोई नहीं बनाता है। डॉक्यूमेंट डेट 6 महीने पुरानी हो और आज ई-वे बिल बनाने बैठा हो, ये कोई नहीं बनाता है। कोई बोलते हैं ना, 1000 में से कोई एक केस कोई गलती से मिल जाए तो मिल जाए, बस उन्होंने एक ऐसे एडवाइजरी इशू करी है। हो सकता है ई इनवॉइस जरूर लोग बनाते हैं। तो फिर कैसे सर? एडवाइजरी तो मतलब आई हुई है और सर 180 वो आई डेज हुई के है लिए कि कह वो बिल्कुल ये ब्लॉक रहे कर किस देंगे सर, ईयर के ब्लॉक लिए ही कर extension देंगे सर। वेब पे? नहीं, उसका मीन्स मतलब वो ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हम पहले से बना के बैठे हुए हैं और अब हम जब गुड्स मूवमेंट करा रहे हैं तो उसका टाइम 180 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए, तब आप ई-वे बिल जारी कर पाओगे उस इनवाइस के अकॉर्डिंग। ये है सर हाँ उसका। वो यदि आपका ऐसा हो, ऐसा कोई कंडीशन हो कि 6 महीने तक आपने बिल बना दिया और गुड्स अभी तक अपनी फैक्ट्री में ही पड़ा हुआ है या कहीं भी पड़ा हुआ है, अभी तक मूवमेंट ही नहीं किया हमने, वो केस होगा तो वहां अच्छा ब्लॉक है, तो वहां तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी सर। अच्छा। हेलो। सर अब ऐसा एक्ट और रूल्स में कहीं प्रोवाइड नहीं है, सर सिर्फ रूल्स, एडवाइजरी। सर मैं क्या कहता हूँ, आज के दिन में दो एक्ट चल रहे हैं। एक जीएसटीएन अलग एक्ट चल रहा है और अपना जो सीजीएसटी एक्ट है वो अलग चल रहा है। सीजीएसटी एक्ट कुछ बोलता है, जीएसटी पोर्टल बोलता है कि मैं भी अपने आप में एक एक्ट हूँ। तो फिर ऐसे तो सर जो जीएसटी और 9 को लेके एडवाइजरी आई हुई है, हाँ सर। वो भी तो हमें मिसगाइड मतलब लग रहा है कि हो रहे हैं उसमें। सर जीएसटीएन 9 आप अपने बुक्स के हिसाब से चलिए। मैं कह रहा हूँ कि कभी भी मैं अभी बोल लेता हूँ एक बार के लिए। जीएसटीआर 9 और 9C, अभी तक लोगों को कंफ्यूजन है कि जीएसटीआर 9 प्रिपेयर कैसे करनी चाहिए। सर हम कहते हैं 1 और 3B, लोग जब 9 भरने बैठते हैं ना तो रिकंसिलेशन करते हैं 1 का 9 से, 3B का 9 से। मैं कह रहा हूँ सर करना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ 9 का जब बनाने बैठते हो तो हम कहें बुक्स का हमारी रिटर्न्स के साथ रिकंसिलेशन करें। जी। हम 3B कहते के हैं सर साथ 2B, लेकिन आज लोग कह सर रहे हैं 2B से प्रेजेंटेशन कंफ्यूज तो हो है रहे ही हैं ना सर, सर उसमें। 2B से कंफ्यूज हो रहे हैं सर आज लोग। मैं कह रहा हूँ 2B का कहाँ वो है सर, 8A में ओनली फिगर आ रहा है 2B का, बस इतना सा है सर। बाकी कोई चेंज नहीं है, वैसा के वैसा पुराना जैसे 2022-23 में हमने 9 सी भरी, सेम एप्लीकेबल है, कोई चेंज नहीं है। बस एक इतना सा चेंज है कि 8 जो ए में ऑटो पॉपुलेट फिगर आ रहा है वो आ रहा है वो ओनली 2B से 2B आ से, रहा है। वो 2B से आ रहा है। जी। मैं कह रहा हूँ सर हम 9 भरने जा रहे हैं तो हम क्या, चलो सर वो 2B की जगह 2A से आ जाता तो हम भी क्या छेड़ लेते, वो तो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है। हमको कह रहे हैं कि 8 में जी। आएगा कहाँ से सर, जो 6A से जो ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है वो 8B में आएगा। उसके बाद में हमको 8C में डिस्क्लोजर करना है। अब वो कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आपने जो परचेज करी है, यदि आपने अपनी बुक्स में 31 मार्च से पहले पहले डिस्क्लोज कर ली, उसमें ले ली है, और उसका आईटीसी आपने लिया कब, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, तो उसको 8C में डिस्क्लोज करना है, जी। वो 13 में ऑटो हो जाएगा वो।
अब कहते हैं कि हमारा जी वो इनवॉइस डिफरेंस आ हमारा रहा, आने इनवॉइस दे। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा इनवॉइस तो मान लो कि 31 मार्च का है, बट हमने उसको बुक्स में ही बुक्स किया है कब, 1 अप्रैल में या अप्रैल महीने में, और उसकी आईटीसी भी हमने अप्रैल में ली है, तो उसका इस एनुअल रिटर्न से कोई जी मतलब ही नहीं है सर। बस इतना सा फर्क आया, जी टू बी से डेटा फिगर हो गया। अब बताइए सर आप। सर ये पूछ रहे थे कि आपने जो 76 की बताया डेट एक्सटेंड हुई है, किस ईयर के लिए? सर 1920 की बात हो रही है। 1920 में 73 की नोटिस के डेट एक्सटेंड हुई क्या? अब सर अभी तो एक्सपायरी ओनली 17, 18 और 18, 19 की हुई है अभी तो। 73 की? हाँ सर, हेलो। मैं आपको कंप्लीट चार्ट भेज दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मेरा नंबर लेकर के। बस लीजिए सर अपना। सर जो अभी ये हाँ सर, जो एग्जाम सेल की डिक्लेरेशन की बात हो रही थी जीएसटी सर 9 में। वो मैंने मैसेज में भी डाला था कि एग्जाम सेल को हमेशा सर 5 में ही डिक्लेयर करना है उसको। 11 10 11 से उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। 10 11 ओनली बात करता है सर टैक्सेबल सप्लाई की डिक्लेरेशन, यदि हमने आफ्टर ईयर एंड पे करी है, ईयर एंड के बाद में करी है, तो उनकी बात, उसका सर क्लेरिफिकेशन भी है सर। सर फाइनेंशियल मतलब ईयर की जो आईटीसी है वो हमने नेक्स्ट ईयर में ली है, तो इसको ये TR9 में 8C में दिखाएंगे। बिल्कुल सर। और सर वो 10 11 और 12 कॉलम में क्या दिखाते हैं? सर 10 और 11, 11 और सॉरी 12 और 13 में तो आईटीसी की बात करता है, और 10 और 11 में आईटीसी। सप्लाई की हाँ, डिक्लेरेशन की बात। तो 12 और तो 13 में सप्लाई कौन सी आईटीसी दिखाते 12 सर? में सर जो रिवर्स करी है हमने 23-24 की आईटीसी, 24-25 में जो रिवर्स करी है वो आएगी 12 में, और 13 में आएगी सर जो हमने 23-24 की आईटीसी अवेल्ड करी है इन 24-25 में। वही तो सर 8C में आ रही है। वो 8C को वहां अब वो डिक्लेरेशन है सेम उनका। करना है। सर 10 डिक्लेरेशन कर 10 11 12 13 फॉर्म जो वो टेबल है वो डिक्लेरेशन टेबल है उनकी। और सर जो पिछले साल की आईटीसी हमने इस साल ली थी उसको कहाँ डिक्लेरेशन सर करना है? एनुअल रिटर्न जब भरते टाइम पे हमको पुरानी चीजों को देखना ही नहीं है, उनको कंसिडर ही नहीं करना है सर। तो जो अच्छा। सर आपने अभी मुझे बताया कि एग्जाम सप्लाई को नेक्स्ट ईयर ले गए हैं, 24-25 में ले गए हैं 23-24 की। हेलो। सर एक मिनट, वॉइस ब्रेक हो रही बीच में। सर जी मैं सर ये कह बताइए। रहा, हाँ सर। जो 23-24 की एग्जाम सप्लाई छूट गई थी GSTR 103B में, हाँ उसको 24-25 में डिक्लेयर कर दिया GSTR 103B में। हाँ 1 3 में कर दिया सर। हाँ तो अब टेबल 5 में आ रही है जो ऑटो पॉपुलेटर, वो तो जो 23-24 में डिक्लेयर करी थी वो आ रही है, ठीक है सर। हाँ, तो वो उसको ऐड करके वो दिखाना है उसमें 5 में सर। उसी में बढ़ा दें, 5 में ही बढ़ा दें। बिल्कुल सर। वो जो आप बात बोल रहे थे ना कि वो 9C में रिफ्लेक्ट करता है सर, 9 से भरते टाइम तो पता चलता है कि 9 सही है या गलत है वो। हेलो। हाँ सर बताइए। हेलो सर, ये मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे कोई लाइबिलिटी हमारी छूट जाती है 3B R1 की, तो वो GSTR 9 में कहाँ दिखाएंगे हम? सीबी और R1 की लाइबिलिटी छूट जाती है जो, हाँ, मतलब हमसे टैक्स शॉर्ट पेमेंट हो जाता है हाँ थ्री वो बी आर उसको वन उसको 24-25 में भी आपने नहीं दिखाया कहीं भी। 24-25 में मैं दिखाना चाहता हूँ, 9-1 में, 9 में कहाँ दिखाएंगे? दिखाया है 24-25 में। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई आपने नवंबर तक दिखाया है क्या 24-25 में सर दिखाया है, कहीं भी? दिखाया है, दिखाया है, कहाँ दिखाया है। दिखाया है सर उसको? उसको सर B2C में अमेंडमेंट किया है। हाँ 1 और 3 भी दोनों में, जी। दोनों में दिखाया ना आपने? हाँ, तो उसको सर आपने 10 और 11 और उसका जो 14 नंबर में इफेक्ट देना है उसका। और इसका DRC-03 भी जमा करना पड़ेगा। सर जमा कहाँ करना है? आपने कहा कि 3B में मैंने जमा करा दिया है सर। नहीं नहीं, 3B में नहीं कराया है। आप तो मैंने आपसे कहा था ना अभी तो सर 14 में जब इफेक्ट दोगे ना तो वहां पे आता है पेड और पेबल, पेबल और पेड। तो पेबल जी, रखना है, पेड में नहीं दिखाना है, और उसको DRC 03 लगाना है। ठीक है।
और सर जो आईटी जो लायबिलिटी हमारी ज्यादा चली जाती है उसका रिफंड लेना है, और कोई तरीका नहीं है। सर रिफंड के अलावा और कोई तरीका नहीं है उस चीज का सर, और उन्होंने इसका क्लेरिफिकेशन भी दिया हुआ है इस चीज का। सर नमस्कार। नमस्कार। सर एक क्वेश्चन मेरी है कि हमारी ना हाँ लास्ट वो थी, क्या बोलते हैं, आईटीसी हाँ सर। 23-24 की जाओ। थी, 22-23 की आईटीसी थी, 5-5 हजार। हाँ तो अब हमने वो 23-24 में हमें क्लेम करनी है, ठीक वो है। हम कर दिए हैं सर। तो अब हम जैसे 9 भर रहे हैं तो उसमें ये अल्लाह करा जो छो तो रिटर्न भरा छो कर ले। वो टेबल 6 का डिफरेंस आता है सर, वरी लफड़ो थी वेंदो पर हाँ तो वो सर मैं हिनमहिल न कयईं या वरी मां करे छॾियां था ॿिया बाक़ी मोबाइल चार्ज तो थी तू करे छॾियसि मुंहिंजो करे ॾींदुई मां चई हल मां कल्ह मैं चई बोल रहा छॾिजो हूँ त मां सर, एक करे थो मिनट ही छॾां, म्यूट रिटर्न करिए फाइल थो सर करे बीच में। छॾां। ठीकु आहे, कॉन्फ्रेंस थी हले ॿाहिरि हाणे इंदौर में। हाँ सर, आपका क्वेश्चन था कि 22-23 की आईटीसी आपने 23-24 में ली है सर। यस सर, यस सर। अब तो हम वो उसकी 9 भर रहे आपके हैं। 6 बी में ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रही है सर वो। यस सर, बिल्कुल। और आपको जो 6 ए में आ रही है ना, तो 6 ए को रिकंसाइल करना है। तो 6 बी हाँ में जी, सर करंट ईयर की आईटीसी को दिखाएंगे। बाकी नीचे हाँ सर जी, एक एम कॉलम है सर 6 एच का, एनी अदर जी। आईटीसी सर, उसमें उसको डिस्क्लोज करना है। अब कल को अच्छा आपसे कोई अच्छा। पूछेगा तो आप दिखाओगे कि हाँ जी। पिछले साल की आईटी मैंने एनुअल रिटर्न में देखो कि 13 नंबर में कॉलम में दिखा रखा था, और उसका इफेक्ट यहाँ इस ईयर के एनुअल रिटर्न में 6 जो एम है उसमें आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी तक हम सर बस वो डिफेंस में आता था माइनस, वो तो सर हम दो ये हो कहते सकता है, फिर आप उसका ये हो सकता है कि आपने उसको एम कर रखा हो, वो माइनस में कर रखा होगा। बट जब 9 सी भरते हैं ना सर, तो उसका हाँ इफेक्ट जी। माइनस वाले का इफेक्ट गलत हो जाता है सर, इसलिए वो आपने अच्छा, तो 9 सी हमें नहीं भरा होगा उन लोगों का, इसलिए आपको लगा हो कि मैंने जो किया वो सही किया होगा मतलब। जी, तो अब हमें एम में और दिखाना चाहिए सर। हाँ सर। जी ठीक है, थैंक यू सर। सर 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 रौनक सर, जी सर। अगर हम इसको देखिए सर, क्या है जीएसटीआर 9 का जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2A हमसे कहता है कि जो 4, 5, 6 और 7 टेबल है उसमें सिर्फ करंट ईयर का डाटा हमें लेना है, ठीक है सर। हाँ अगर मैं 6 नंबर टेबल के 6 MS को डालूंगा तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो रहा, मुझे 6J में डिफरेंस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर जो 22-23 की आईटीसी मैंने 23-24 में क्लेम की हुई है वो हाँ मुझे कहीं डिक्लेयर ही नहीं करनी है सर। सर, जब सिक्स 6 सिक्स नंबर के नीचे 6 के नीचे जाते ही 0 हो जाएगा सर वो। आप देखिए ना सर, जीएसटीआर 9 का इंस्ट्रक्शन नंबर 2A देखेंगे तो वो कहता है जो टेबल 4, 5, 6 और 7 है उसमें सिर्फ आप करंट ईयर का डाटा डालिए, ठीक है सर। सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको सर, तो वो फिर हम आप कह रहे 6M हो, में भी क्यों डालें सर? आप कह रहे हो वो सही है, बट जब आप उसी क्लाइंट की यदि 9 सी भरने जाओगे ना आप सर, तो आपको दिक्कत हो जाएगी सर। कैसे सर? वो फॉर्म में गड़बड़ है सर, वो फॉर्म में गड़बड़ है। आप यदि वो जब माइनस में दिखाओगे ना, तो वो 12 नंबर में जाके 9 सी में 12 में जाएगा ना सर, 12 नंबर टेबल में, तो वो हाँ रिकंसिलिएशन ही नहीं हो पाएगा आपका। फिर आपको वो 12A में ना वो गलत फिगर डालना पड़ेगा, बुक्स का गलत फिगर, तो जब जाके वो नीचे मैच होएगा सर आपका। नहीं नहीं सर, बुक्स नहीं सर, वहां पे जब 9C में हम जाते हैं 12 नंबर टेबल में सर नीचे जब या 12 नंबर में जो नीचे आता है ना लिंक होकर के, वो आता है 7 के नीचे का आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, वो सर बिल्कुल आपका, सर, वो सर वो पूरा ही आ रहा होगा वहां से सर आपका। नहीं आना है ना सर, वो तो वहां पे जो जो 6B में रिपोर्ट हुआ है ना सर, वो 6J का डिफरेंस छोड़ने के बाद ही आता है सर। अगर हम आप 6J में आप डिफरेंस क्या छोड़ भी करना, रहे हैं। आप क्या करना, मुझे पर्सनल कॉल करना, मैं एनीडेस्क लेके आपको समझा दूंगा सर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इस चीज की। बिल्कुल सर, लेकिन चलिए ठीक है सर, मैं समझ गया ये आपकी बात। प्रॉब्लम आपको मैं बिल्कुल हम्म, तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि मैं सर कम से कम 800 से 1000 हम्म। एनुअल रिटर्न भरी है मुझे, ध्यान है सर इस चीज का, इसलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आई अग्री करता हूँ सर, मैं उसको बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो बस ये बोलना था कि नहीं, इंस्ट्रक्शन ऐसा कहता है। आपका पॉइंट सही था कि वो ये बोलते हैं कि वो आपको
करंट ईयर की जब एनुअल रिटर्न भर रहे हो तो पिछले साल से कोई मतलब नहीं रखना आपको, पिछले सालों का क्या हुआ था। बट सर वो ऑटो तो क्या आएगा 3B में, हमारे हाथ में नहीं है ना कि हम 6A को छेड़ दे। 6A को छेड़ने का ऑप्शन होता तो हम उतना ही दिखाते और उसी को रिकंसाइल करते नीचे 6B 6C 6D करके। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ सर। हेलो। हाँ सर जैसे बताइए। ये जो जैसे रेस्टोरेंट प्रोवाइडर होते हैं सर, हाँ वो विदाउट आईटीसी जाते हैं 5% के लिए। बिल्कुल तो जब हम रजिस्ट्रेशन ले रहे होते हैं तब तो हम उसको रेगुलरली रजिस्ट्रेशन वैसे ही लेंगे जैसे रेगुलर का लेते हैं, ठीक है सर। सर, वो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। हाँ, आप कंपोजिशन भी ले वहां लो। पे कोई ऑप्शन कहाँ हमें मिलता है सर कि हम जैसे रेस्टोरेंट प्रोवाइडर आप हैं? कंपोजिशन में जाइए ना सर, रजिस्ट्रेशन कोई कंपोजिशन में करिए सर। नहीं, अगर अगर रेगुलर में विदाउट आईटीसी वाला ऑप्शन लेते हैं हम, हाँ सर। तो वो फिर क्या कंपोजिशन ही हो गया क्या? सेक्शन 10 में, नहीं सेक्शन सर, 10 नहीं में ही नहीं, लेना उसका दो पड़ेगा, चीजें उसका होती है मतलब सर। ये है क्या? सर आपने कई रेस्टोरेंट देखे नहीं, होंगे ऐसा जो, तो नहीं है सर, ऐसा तो मतलब है नहीं। हाँ। कई रेस्टोरेंट सर आपने देखे होंगे कि जो बिल पे है ना टैक्स अमाउंट अलग से निकाल के दिखाते हैं, और कई लोग सिर्फ बिल बिल देते हैं, वो कहते हैं कि टैक्स इनवॉइस, टैक्स अमाउंट नहीं बताते हैं। वो ये होता है कि सर उन्होंने तो ले रखा है कंपोजिशन में, और उन्होंने ले रखा है रेगुलर, बट उन्होंने 5% वाला कर रखा है सर। सतेन जी, उसमें आप जो कह रहे वही तो मैं, हैं कंपोजिशन में यदि ले लेंगे तो वो टैक्स चार्ज नहीं कर पाएंगे, रेगुलर में वो टैक्स चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने रेगुलर रजिस्ट्रेशन लिया जी। रेस्टोरेंट प्रोवाइडर का, हम्म, और 5% मैंने टैक्स चार्ज करा, ठीक है सर, ठीक बिल है। पे ठीक है। टैक्स इनवॉइस इशू करा, ठीक है सर। ठीक है। आईटीसी जो मैंने मेरे पास जो इनपुट आ रही है उसकी आईटीसी मुझे नहीं लेना है, ठीक है। जी। अब होता क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन में कहीं कुछ ऐसा ऑप्शन हमें मिलता है कि हम विदाउट आईटीसी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं रेगुलर लेते समय? ये नहीं पूछ सर, रहा नहीं। हूँ। नहीं नहीं, एक ऐसा बार नहीं होता सतेन ऐसा जी। तो कुछ है नहीं ना सर, ना, वहां तो ऐसा तो उसका है नहीं HSN सर, कोड, रेस्टोरेंट सर्विसेज का HSN कोड ही अलग है। ठीक है। एचएसएन कोड डाल दिया मैंने सर रेस्टोरेंट का, और रेगुलर रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब आईटीसी जब इनपुट में परचेज करता हूँ जी। तो सामने वाला तो मेरे को 2B में डालेगा ना सर, मतलब जी 2A बिल्कुल डालेगा डालेगा। ना। जी। अब जब मैं 3B में आईटीसी क्लेम कर रहा हूँ तो मुझे आईटीसी तो लेनी नहीं है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आईटीसी लेकर नीचे अवेल्ड करके आईटीसी रिवर्स करूँ, कि उतनी आईटीसी को कम करके ही मतलब अपनी 3B फाइल करूँ? सर वहां रिवर्स कर दीजिए आप अपनी ITC, नहीं सर, हाँ वो लेके ही रिवर्स करना होता है सर उसको। क्लेम करके रिवर्स कर मतलब फिर वो दीजिए, ले ली और फिर उसको वहीं की वहीं रिवर्स कर दी पूरी पूरी। बिल्कुल सर। क्लेम करके ही रिवर्स करना है ना सर? जी। जी वो जी। तो सर हर अच्छा। केस में ही करना है, हर केस में। हम जब भी कोई रिवर्सल, पहले क्या होता था 17 18 18 19 19 20 तक, हम्म मैं ही नहीं कहूंगा हम्म बट समझ नहीं थी कि क्या हम्म, होता। लोग कहते हैं जैसे बोलते हैं ना रिवर्स करना होता तो नेट ऑफ करके दिखा देते थे। वो वहां जी भी वो जी जी, गलती करती जब एनुअल भरते थे ना, जब उनको समझ में आता बिल्कुल था कि हमने रिवर्स कर दिया और ये तो हमारे रिवर्सल में आया ही नहीं 3B से ऑटो करके। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर हम जीएसटीआर 3B की टेबल देखें, उस पर लिखा होता है 42 43 17 5 रिवर्सल के लिए, ठीक है सर? बिल्कुल। ठीक है सर। लेकिन अगर कोई परमानेंटली रिवर्सल है, या जैसे मान लीजिए पहले हमने प्रीवियस रिटर्न में एक्सेस क्लेम कर ली थी, वो रिवर्स करना चाह रहे हैं परमानेंटली, तो वहां पे 3B कॉलम में ये मेंशन ही नहीं है। नहीं सर, वो तो अदर में वो करना है उसमें। वो तो सर अदर में करेंगे तो वो तो टेम्पररी रिवर्सल में चला जाएगा ना सर, अब नहीं सतेन जी, देखिए आप जो टेम्पररी रिवर्सल में चला जाएगा अदर में। सतेन जी, रूल 42 43 और 17(5) के अंदर है, वो करंट ईयर की आपकी है। करंट ईयर में कोई भी ऐसी आपकी ITC है जो आपके लिए इनएलिजिबल है, रूल 42 रूल 43 और 17(5) फिक्स सेट्स के अंदर वो सब आएगी उसमें 4B1 में। और कोई ऐसी ITC है ठीक जो है। आपकी है मगर 2B में नहीं दिखाई दे रही, मगर एज पर बुक्स आपके पास है, तो उसको आप लेंगे, पहले क्लेम करेंगे और नीचे टेम्परेरी रिवर्सल में कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर। अब आप जो कह रहे हो कि पिछली साल की मैंने कोई ज्यादा ले ली थी, अब मैं वो एक कैरी फॉरवर्ड हो रही हाँ है, तो आपको अदर्स की ITC में आगे रिवर्स हाँ करना नीचे, रिवर्सल करनी है आपको। वो तो आपकी थी नहीं ना सर, ITC, देखिए तो मैं, गलत ली। देखिए सर क्या है, जी।
जो रिवर्सल करनी है टेम्परली नहीं, परमानेंटली रिवर्सल करनी है मुझे, तो ऊपर वाले में डाल परमानेंटली दीजिए। करनी पड़ेगी ना सर। तो वहां पे अगर हम देखें कॉलम स्पेसिफाई जो किया गया है 42 43 17 5 लिख के, उसमें कोई और परमानेंटली रिवर्सल की बात नहीं करेगी। अगर उसकी हेल्प का इंस्ट्रक्शन भी हम देखेंगे तो उसमें ये लिख रहा है कि आप रूल 42 43 और 17 5 के अकॉर्डिंग जो आईटीसी है वो वहां कर दीजिए। ये 3B की कमी है कि नहीं है सर? वहां पे हमें परमानेंट साथ में उसको ऐड करना चाहिए कि कोई परमानेंटली रिवर्सल जो प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस रिटर्न में हमने एक्सेस क्लेम कर लिया हो, जो मुझे नहीं करना था, वो भी आप उसी कॉलम में रिवर्स करो। लिखा नहीं है ना सर वहां पे, अगर हम देखें उसके। सत्येंद्र जी ये बताइए, आपने जो क्लेम कर ली प्रीवियस ईयर में, वो किस ग्राउंड पर क्लेम कर ली जब आपके पास थी नहीं? एज पर बिक्स आपके पास थी ही नहीं, तो सर आपने उनका क्लेम क्वेश्चन कैसे ये कर नहीं ली? है सर, उनका क्वेश्चन ये नहीं है, उनका क्या 3B में गड़बड़ है सर। वो तो हम भी कहते हैं कि 3B में तो ये भी गड़बड़ है कि, बट बहुत उसके सारी लिए तो गड़बड़ हम है 3B की फॉर्म में उसके बना। उसके लिए तो हमको निर्मला सीतारमण को आज ही मीटिंग चल रही है सर, अभी प्रेस रिलीज आने वाली है थोड़ी देर में। हाँ, उनको रोज ईमेल करना चाहिए, या फिर इंस्टा वो क्या नाम अपना ट्विटर पे तो उनको करिए, टैग करना चाहिए हमें, ट्विटर में भेज दीजिए बनाकर कि और ये भेजना पड़ेगा सर। वो गलतियां बहुत है। वो तो हम कहते हैं कि हम जब इनपुट लेते हैं प्रीवियस मंथ की, तो अगर उसमें मंथ का कॉलम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई अप्रैल की है या मई की है, वो हम टिक करके डाल देंगे ना। बट वो गलतियां बहुत है, फॉर्म्स की गलतियां निकालने नहीं बैठे हम अपने आप। सर कुछ और लोग बोलना चाह रहे थे, उनको बोलने का मौका दीजिए। जो लोग किसी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात करना चाह रहे हो इस टॉपिक पे, अपने हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा प्लीज। पीके साहब, पीके नाम से जो आईडी है, कृपया माइक्रोफोन अनम्यूट कर लें। पीके। हाँ, मेरा जी क्वेश्चन सर ये है कि ये एनिमेस्टी स्कीम तो ठीक है, ये 18 19 20 तक है, और एक और स्कीम आई है 16/4 वाली। बिल्कुल सर। इसमें 31 नवंबर तक आईटीसी 17 18 18 19 19 20 20 21 की लेना है। सर मैं हेलो। सर वो तो ये है कि सर उसमें कुछ भी एमनेस्टी नहीं है। उन्होंने एक नोटिफिकेशन, वो सॉरी सेक्शन में अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने। 16(5) और 16(6) इशू कर दिया अलग से। उन्होंने बोला कि सर यदि आपकी आईटीसी है सर 17 18 18 19 19 20 20 21, तो उनकी सर लेने का टाइम सर हमने कर दिया उसका 30 नवंबर 2021। अब आपको लगता है कि उस पीरियड में हमको कोई ऐसा नोटिस दे रखा है कि जिनकी आईटीसी हमने तब तक ले ली थी, तो सर उसके लिए अनेक्स्चर ए में एक अनेक्स्चर ए दिया है, अनेक्स्चर ए भर के उनको एप्लीकेशन लगा दीजिए सर, वो रिवर्सल कर देंगे सर उसका नहीं, ऑटो। मेरा कहना ये है कि अधिकारी ये कह रहे हैं कि हाँ आपने जो 9 भरा है 18 19 का, हाँ। उसमें कहाँ दिखाया, 19 20 में कहाँ दिखाया, वो चीज ये कह रहे हैं अधिकारी। क्या क्या कहाँ दिखाया? जैसे 19 20 की आईटीसी मैंने 20 21 में ली, तो हाँ, आपने 20 21 की 9 में कहाँ दिखाया? तो वो तो दिखाया होगा ना आपने सर। मान के चलो नहीं दिखाया तो, लेकिन अब तो ले सर नहीं दिखाया वो तो आपकी 30 नवंबर तक भी, 30 नवंबर आपने तक की भी अगर। सर नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि सर एनुअल रिटर्न इज फाइनल रिटर्न। सर एनुअल रिटर्न के बाद में जो भी असेसमेंट होगा वो आपका आपका पार्ट नहीं है। अब आपने डिस्क्लोज कर दिया सब चीजें। एनुअल रिटर्न ही फाइनल रिटर्न थी, तो सर जिसमें एक हम बात आपको। बताइए, हाँ सर। 17 18 का केस तो चला गया, हाँ सर। 18 19 से बात करूंगा। 18 19 की कोई आईटीसी है, मान के हम्म। चलिए 2 लाख रुपए। हाँ हाँ। वो 2 लाख रुपए मैं 30 नवंबर को शो करना चाहता हूँ, मैंने 30 नवंबर से पहले ली है, लेकिन मैंने हम्म 9 में शो नहीं की है, हम्म। तो उसका क्या होगा? वो तो सर उनको आपको कन्वीनियंट करना ही पड़ेगा सर। वो आपने नहीं करी तो नहीं करी। अब उसमें रिवाइज ऑप्शन तो है नहीं अपने पास। GSTR 9 में कोई गवर रिवाइज करने का ऑप्शन हो सर। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 30 नवंबर तक आप कर सकते हो, तो मैं हाँ 9 तो में वो कहाँ से करूँ? उसके लिए आप अनेक्सर ए भर के दीजिए बस देखिए उनको, जी, वो और 30 नवंबर 21 के लिए है, 30 नवंबर 24 नहीं है सर। 21 ही कह रहा हूँ सर। तो सर 21 तक कह रहे हैं, तो आप ये बताइए, आप पे 9 मैंडेटरी था? 9 मैंडेटरी था।
था, तो फिर सर आपने जो किसी किसी दूसरे पीरियड की 9 के अंदर आप करंट पीरियड की कलर अलग दिखाएंगे और जो प्रीवियस पीरियड की कैरी फॉरवर्ड लोकल आएगी वो अलग दिखाएंगे, इसीलिए तो 9 में दिया जाते हैं कॉलम। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर। नहीं सर, आपका मेरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है कि मैंने ले लिया और उसको नहीं दिखाया 9 में, हम्म तो अधिकारी जो आपसे पूछ रहा है वो अधिकारी कैसे कहेगा कि इसके अंदर कौन सी आपकी है लास्ट ईयर की, आप कैसे प्रमाणित करोगे सर? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ सर, आपने जो लेकर आए इस साल में और आपने सारे में डाल दी, तो कैसे आप उसको डिस्टिंग्विश करोगे कि इतने अमाउंट की जो आईटीसी है वो मेरी 17-18 की है और इतनी 18-19 की है? वो जस्टिफाइड करा दूंगा उसको। हाँ तो वही जस्टिफाई। तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको उनको कन्वीनियंट करना है बस, और कुछ नहीं कि भाई ये है। आप उसी को क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मैं कर दूंगा उनको, तो वही तो करना है सर। अब आपने नहीं दिखाया उसका कोई समाधान नहीं है सर, रिवीजन ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एनुअल रिटर्न रिवाइज करने का मैं ऑप्शन सर हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हाँ सर। जैसे मेरे 18-19 की कोई 5 लाख की आईटीसी है, हाँ। ठीक है, वो मैंने 19-20 में नहीं ली। अच्छा। अब मैंने वो 20-21 में ली, हाँ। ठीक है ना, तो वो 19-20 की एनुअल रिटर्न में तो दिखेगी नहीं। हम्म। वो 20-21 में ली है तो वो 20-21 की एनुअल रिटर्न में दिख जाएगी, अगर दिख जाएगी ठीक है, तो वो उनको मान्य करना पड़ेगा ना, कि जब कर उन्होंने। लेंगे सर, कर लेंगे सर, आराम से कर लेंगे सर। 20-21 तक अवेलेबल है सर, इसलिए कर लेंगे मानने से, कोई इशू नहीं। और किसी भाई को सवाल हो, किसी भाई का सवाल हो, अपना हैंड रेज कर दें प्लीज। सर मैं सर मैं एक बात पूछ लूँ सर आप। जी बोलिए। हेलो। बोलिए। रौनक सर। हाँ सर बताइए। सर एक नोटिफिकेशन आई थी, जब 40 लाख रुपए की स्पेसिफाई गुड्स, मतलब गुड्स के लिए हम 40 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ आई जी। थी हाँ। नोटिफिकेशन जब, तो उसमें कुछ स्पेसिफाई गुड्स जैसे कि आइसक्रीम, पान मसाला, टैबको प्रोडक्ट्स के लिए बोला गया था कि उनके केसेस में 20 लाख ही लिमिट रहेगी, बिल्कुल है ना सर? सर, 20 लाख भी नहीं है तो उनके मेरा तो सर। पूछना उनको, सर 20 लाख मतलब भी नहीं उनको है जो उनके पहले केस में अपन, तो सर। फिर क्या है सर? आप किस चीज में बात कर रहे हो? आप कंपोजिशन में बात कर रहे हो, नॉर्मल उसमें बात कर रहे हो? मैं नॉर्मल रेगुलर में बात कर रहा हूँ सर। नॉन हम्म। रेगुलर में क्या था, जब जब ये नोटिफिकेशन आया कि बिल्कुल अब 40 लाख रुपए लिमिट हो रही है, सिर्फ अगर हम गुड्स में डील करते हैं, ठीक है सर। बिल्कुल। वो नोटिफिकेशन आई, उसमें एक क्लॉज डाला गया था कि पान मसाला, आइसक्रीम, मतलब 2-3 ऐसे प्रोडक्ट्स जो डाले गए थे, हाँ हाँ। उनके लिए ये लाया गया था कि उन, अगर सप्लाई हो रहे हैं हम्म। तो फिर लिमिट 40 लाख नहीं रहेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर इस टाइप बिल्कुल। का मटेरियल आप सेल कर रहे हैं, ठीक है सर, ये है ना हम्म। उस नोटिफिकेशन में। तो मेरा पूछना ये है कि जैसे मान लीजिए मैं पान मसाला तो बेच ही रहा हूँ, ठीक है, हम्म। सप्लाई कर रहा हूँ, साथ में अदर किराना मटेरियल भी सेल आउट कर रहा हूँ, तब मेरे हम्म। लिए 40 लाख लिमिट लागू होगी कि 20 लाख लागू होगी? गुड्स सर का 20 केस है। 20 लाख होगी सर, 20 वहां लिखा हुआ है। आप समझो 40 में तो ये भी लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स होनी चाहिए, अदर देन हाँ, मैं इंटरेस्ट। मान के चल रहा हूँ एक्सक्लूसिवली गुड्स मान रहा हूँ हाँ, सर। अदर देन इंटरेस्ट, यदि वो कंडीशन है तो उसमें लगेगी सर वो कंडीशन। फिर 20 लाख की लिमिट रहेगी आपकी रजिस्ट्रेशन की। मतलब इसको मतलब ये, मतलब लेके चलना पड़ेगा कि जो आइसक्रीम या पारा मसाला और टेप्को प्रोडक्ट्स अगर सेल कर रहे हैं, साथ में बिल्कुल और दूसरे प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, तो उनको 20 लाख पे ही रजिस्ट्रेशन लेने हैं। बिल्कुल सर। जी सर। इसमें तो सर इटसेल्फ ये भी है कि हमने कहा कि 40 लाख की हमने 40 मान लो आपने 39 लाख रुपए की वो दे दी, और 1.5 लाख रुपए का रेंटल सर्विस दे दी, तो भी सर आपके लिए 20 लाख पे लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी सर। हाँ, वहां तो अगर सर्विस साथ में इंक्लूड हो गई ना सर, वहां तो एक्सक्लूसिव वर्ड यूज हुआ ना सर, यहाँ तो बिल्कुल। सर्विस भी हो गई। तो सर एक सेक्शन 24 में एक कंडीशन दी हुई है। हेलो। हाँ सर बताइए। कि अगर हमारे ऊपर कोई आरसीएम की सर्विस हम लेते हैं किसी, मान लीजिए किसी से बिल्कुल। जिस पे आरसीएम लागू है, तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो बिल्कुल सर क्या ये है। होता है सर,
तो हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ व्यापारी 10-20 लाख रुपए का काम कर रहे हैं, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो वो तो फिर लाइबल होगा ना रजिस्ट्रेशन सर लेने ये के लिए, यही तो केस कि नहीं यही होंगे तो वहाँ। केस अब आ गया है सर इसी में। यही क्वेश्चन आ गया सर, अनरजिस्टर्ड से यदि हमने रेंटल ली, हमने अपनी बुक्स में 60,000 रुपए का भी यदि 5,000 रुपए महीने का भी रेंट दिखाया और उसकी सेल है सर 15 लाख रुपए, जो कई लोग तो हाँ बोगस बैलेंस शीट बना के आईटीआर फाइल करते हैं, उनके लिए यही तो तकलीफ हो गई कि इस कहते बिल्कुल। हैं आप, तो अब ये तो वो चीज भी हमको भी कंपलसरी ध्यान रखनी रजिस्ट्रेशन है जब सेक्शन आईटीआर फाइल 24 की करते टाइम। कंडीशन। बिल्कुल सर। सर कई कई क्रिटिकल चीजें भी है। अब आप कहते हैं कि रेस्टोरेंट वाले वो कहेंगे कि हम 5% लगाते हैं और हमारा 18% उधर आरसीएम लग जाएगा। कई लोग कंपोजिशन वाले हैं, कहते हैं कि हम 1% देते हैं और दे दी रेंट दे देंगे तो 18 लग जाएगा। वो बहुत क्रिटिकल चीजें, उन्होंने उस चीज को कंसिडर नहीं किया है। जब जो चीज हम नोटिफाई कर रहे हैं उससे पहले एटलीस्ट उन सब चीजों को कंसिडर करके यदि करे तो फिर बहुत अच्छा होता है। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है ऑफिसर किस लेवल के हैं। वो कमिश्नर लोग इन चीजों को कंसिडर ही नहीं करके अपने आगे काउंसिल में जब जाती है ना सब चीजें रिकमेंडेशन, वो देते ही नहीं है। वो तो कहते हैं सीधा ये कि ये लगा दो वो लगा दो। उनके आगे के बोलते हैं ना जो कमियां और पॉजिटिव सेंस वो देखना जरूरी होता है, वो देखते ही नहीं है कोई भी। जी सर। रौनक जी, एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज दैट अगस्त 2023 में मेरी एज पर बुक्स आईटीसी 1 लाख रुपए की है। अगस्त 2027 कितना सर? 23 हाँ एनुअल के बाद है। 1 लाख रुपए की आईटीसी है एज पर बुक्स। 2A में दिखाई दे रही है 60,000 रुपए की। बिल्कुल। मैंने क्लेम किया हाँ पूरा 1 लाख रुपए, बिल्कुल। 40,000 रुपये रिवर्सल कर दिया। बिल्कुल। ठीक है। हाँ सर। अब जब मैं 9 फाइल कर रहा हूँ, देखिए 9 अभी जस्ट 37 की कंडीशन ये थी कि यदि सप्लायर ने टैक्स नहीं जमा किया है तो मुझे रिवर्स करनी है। हम्म। मैं जब अपने सप्लायर से पता करता हूँ तो वो कहता है मैंने आपका टैक्स तो जमा किया है हाँ बट B2C में दिखा दिए। बिल्कुल सर। ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन 9 में जो ड्राइव होकर आएगी, जो मेरी परचेज आईटीसी आएगी, वो जो मैं हम्म। ऊपर क्लेम करता हूँ ऑल से आएगी या रिवर्स होने के बाद जो नेट आईटीसी है वो क्लेम ड्राइव होकर आएगी? सर वो तो 6A में तो 6B में तो ऑल आएगी। ठीक है, जो पहले सिक्स आई ए थी। में भी 6A में भी 1 लाख आ रही है, 6B में भी 1 लाख दिखाएंगे हम। बट इधर हम्म। 7 में आप कहाँ दिखाना चाह रहे हो वो एक देख लेना, सर क्योंकि मेरा ये वो कहने अब वही वाली बात है, क्योंकि मेरे बुक्स में मैंने तो उसको टेम्परेरी रिवर्सल किया, वो मैं कभी भी रिक्लेम कर सकता हूँ। तो सर 7H में मेरी भी तो तो क्लेम कॉलम में है ना। आएगी ना। किस में सेवन आएगी? एच में कॉलम है ना सर उसका, अच्छा। रिक्लेम हम करेंगे उसको, वो वाला जी, कॉलम है फ्यूचर इसमें। में हाँ 7H। एच नहीं है सर, 7H तो ब्लैंक होगा, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उसमें है एक। ठीक है, मैं आपसे हाँ पूछ लूंगा। बिल्कुल। ठीक है। सर अपना सेल नंबर दे दीजिए। सर मेरा हेलो। सेल नंबर बोल दीजिएगा इनको सर, एट हेलो। सिक्स वन नाइन सर लिखिए 8619। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जरा जी नंबर हाँ एट सर में सिक्स पूछ। बताइए सर। मैं चैट एट बॉक्स सिक्स में वन डाल रहा हूँ सर, नाइन आप एट देखना। सिक्स वन नाइन मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ सर, देख लेना। हाँ सर बताइए आप। हेलो सचिन जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, हाँ सर। मेरे क्लाइंट में 8A में आईटीसी जो है उठ करके आ रही है, उसमें 22-23 का भी आईटीसी आ रहा है। और जो एट। 6 से अपने, हाँ 8A में जो है ना 2B रिटेल जो आ रहा है, उसमें 22-23 का हाँ भी हाँ आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रहा है। हाँ बट हाँ। मुझे तो करंट ईयर की क्लेम करनी, जो टेबल 6 से उठ के आ रहा है, उस हिसाब से मेरे में डिफरेंस 8D में आ रहा है, सर पॉजिटिव बिल्कुल डिफरेंस। आएगा डिफरेंस। तो उसको मैं क्या करूँ, एज इट इज कुछ रहने नहीं दूँ करना कि कहाँ सर, पे इसको? मैं वही तो कह रहा था कि अभी की लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 8A में सर, 8A में तो सर वो उनका ऑटो पॉपुलेट फिगर है, फ्रीज फिगर है। बिल्कुल। मैं क्या कर सकता हूँ सर उसका? तो वो चाहे से कुछ भी दे सर, मेरे को 8B और 8C को अच्छे से रिकंसाइल करना है। और यदि उसके नीचे में यदि मुझे कोई डिफरेंस पता है उसके डिफरेंस का, तो नीचे यदि कोई हाँ कॉलम नीचे है से मैंने स्पेसिफाई। आईडीसी मैंने जो मैंने रिवर्स नहीं की है, जैसे बैंक आईडीसी हो गई, सब कुछ हो गई,
तो मैंने हाँ वो नॉट एलिजिबल में डाल दिया, उसको TF में डाल देता हूँ, हाँ, या तो ये भाई उसका ऑप्शन वो ये है कि लेफ्ट हो नीचे जाएगा मेरा। नीचे है कि आईटीसी अवेलेबल बट नोट क्लेम आईटीसी नोट, जो 2-3 कॉलम है ना उसमें से कोई हाँ वही मतलब EF या डालते हो वो लेफ्ट में आना जाएगा ना, इसलिए बिल्कुल। लेफ्ट में ना क्योंकि हो जब जाए। यदि मान लो आप 9C भरते हो ना आपके पास, तो 9C में तो आपके पास ऑप्शन है कि उसको आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं 9 भरने के बाद में मैं सॉफ्टवेयर से पहले उसके बाद में 9C भरता हूँ, अगर वहां पे सब कुछ चेकलिस्ट में सही है तभी मैं फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ। नहीं, बट उसका 9C है तो एक आप एक और साथ में ये 8A 8B और 8C का रिकंसिलेशन करके एक PDF बना के वो भी डाल दीजिए सर उसमें। नहीं नहीं, सेम इसी तरीके से करता हूँ। बिल्कुल। और बहुत से केसेस में क्या है कि मैंने एज पर बुक्स ITC क्लेम करी है, 2B में तो पॉपुलेट हो नहीं रही है, हाँ वो तो यहाँ पे निगेटिव डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो चूंकि मैंने एज पर बुक्स ITC क्लेम की 2B को बेसिस नहीं माना, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आपने आएगी आपने आगे क्या है चल कि के। वहाँ पे बुक्स के हिसाब से ली होगी आईटीसी 3B के अंदर, इसलिए। जी जी, मार्च के जो है ना हाँ, बिल, बहुत से सप्लायर ने इधर लेट फाइल के, तो मैंने बुक्स के हिसाब से ITC क्लेम करी आपने है। तो बुक्स के हिसाब से ले तो लिया उसको, इसलिए। टू टू मैंने तो 2B माना ही नहीं शुरू से हाँ, ही, वो मैं समझ तो गया, वो आपका ऑडिट। कॉन्सिक्वेंस है। आप समझ रहे हो कि हमको नोटिस आएगा जब हम इंटरेस्ट पे कर देंगे, कुछ और कर देंगे। सबका अलग अरे अलग इंटरेस्ट के क्राइटेरिया लिए होता तो है। देखिए एमनेस्टी एमनेस्टी ही चल रही है, इंटरेस्ट का तो कुछ पार्टी नहीं जमा करना, अब तो नहीं जमा नहीं, करके वो तो मैं अलग चीज पागल हो होती रखा है। हूँ ना। मैं कह रहा हूँ अब कई सप्लाई लोग। और सप्लाई मेरी पार्टियां बोल रही सब दो वो आपने जमा करवा दी लाख लाख रुपए, और अब तो देखो गवर्नमेंट सब बता रहे कुछ में नहीं जमा करना, तो मतलब क्या है जमा करने का मतलब? तो मैं सबको कहता हूँ कि लोगों को क्या डिसीजन चेंज करना बहुत आसान होता है सर। मैं कहता हूँ कि मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि मेरा आईटीसी है सर। मैं अप्रैल महीने में, कोई से भी अप्रैल महीने में 1 करोड़ रुपए का आईटीसी है मेरा, बट मेरा 2B में आ रहा है सर 50 लाख ही। अब लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये तो रूल तो गड़बड़ करता है, रूल के हिसाब से तो हमको ओनली 50 लाख ही लेनी है। अब मैं कह रहा हूँ सर, क्लाइंट के पास यदि आज 50 लाख की आईटीसी नहीं आई, वो गलती है किसकी? सप्लायर की। गलती से उसकी पता नहीं रात को 11 बज गए, या उसकी GSTR 1 फाइल नहीं हो पाई। एक ही सप्लायर से हम माल भी परचेज करते हैं, तो अगले अगले दिन फाइल करी तो वो नहीं आई 2B में, मान लेते एक बार के लिए। अब 50 लाख में कह रहा हूँ कि लोग के 5,000 का होना तो हम कहेंगे कि मत लो, अपने 2B के हिसाब से ले लो। अब मैं कहूँ 50 लाख का डिफरेंस है जो जिंदगी में भी कभी वही जमा नहीं सर, हुई। यही यही होता है सर, यही अब जैसे तो कॉन्ट्रैक्ट के केस लोगों में का क्या है ना, डिसीजन लोगों की बदल जाता साइड है, ऐसे का लोगों का प्रॉब्लम रहता डिसीजन बदल जाता है कि नहीं यार 50 लाख है तो ले लो। तो मैं है। कह रहा हूँ 50 सही लाख को बात ले है, लो। सही बात आप हमेशा इंटरेस्ट के लिए तैयार रहो, हमेशा। आईटीसी मेरा था सर, कंडीशन तो फुलफिल कर ही रहा हूँ 2B में। 5th कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, 16(2) की, तो क्या हो गया सर? वही है ना, अब 3B तो प्रायोरिटी टाइमली फाइल को गवर्नमेंट को टैक्स टाइमली मिल गया ना उसका। बिल्कुल बिल्कुल। अब सप्लायर की फाइल तो उसने B2B में दिखा दिया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो यही बोलता हूँ, मेरा यही कंडीशन रहता है, बट होता ना, डिपेंड करता है अधिकारी के ऊपर। नहीं नहीं, वो अमाउंट छोटा होता है तो हम भी ये कहेंगे कि यार नहीं, आप छोटा अमाउंट के लिए क्यों डिस्प्यूट लेते हो फालतू में। नेक्स्ट कोई? सर खंडेलवाल जी, मेरा बिल्कुल सर। एक छोटा सा क्वेश्चन ये था। हाँ सर। फर्म पिताजी के नाम की फर्म है हाँ सर। जो कंपोजिशन में है, बिल्कुल। और पुत्र चाह रहा है कि उसका उसके नाम से वो फर्म ट्रांसफर हो जाए। तो ट्रांसफर का मेरा कहना है कि उनको मैंने एडवाइस दी कि मैंने कहा आप नया नंबर ले लीजिए, हाँ। उधर से एक सेम जो रेट आ रहा है उस रेट से एक सेल बिल करके आपके इधर आईटीसी कन्वर्ट वो कर लेंगे। आईटीसी का तो कोई रोल ही नहीं है उसमें, सर कंपोजिशन भी ले, रेगुलर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं मुझे बताइए। कंपोजिशन ही ले रहे सर वो भी। सेम कंपोजिशन है तो उसमें कोई मतलब नहीं है कि ये ट्रांसफर हो जाए, वो हो जाए। बस जी। इतना सा आप कर लो ज्यादा से ज्यादा, कि हम्म। इधर जब नया लिया हो ना आपने, तो जी। नया लिया हो तो सर रीजन पूछता है कि किस रीजन से ले रहे हैं। तो हम बराबर है। कहेंगे कि हम गोइंग कंसर्न बेसिस पे हमारा बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, जी। इसलिए ले रहे हैं। तो वो अच्छा। डाल दो, और इधर से जब हम क्लोज करें तो क्लोज करते टाइम पे इधर डालेंगे कि क्या नाम है, हम इस रीजन से क्लोज कर रहे हैं। गोइंग कंसर्न पर वो अच्छा है, बस। दूसरा है। जी। हाँ। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। सर, जैसे ऑडिट बैलेंस शीट में लिखा है कार्टेज आउटवर्ड, हाँ सर। तो सर उस पे RCM एप्लीकेबल है या नहीं है? देखो अंदर की उसकी टर्मिनोलॉजी पे जाना पड़ेगा। यदि आप मेरे को बोलो कार्टेज आउटवर्ड होता है, अब उसको अंदर बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या है। वैसे कार्टेज आउटवर्ड लिखा हुआ है तो मैं
नहीं कहूंगा कि उस पर आरसीएम जमा कराइए सर। हाँ, और अगर हमने बिल में लगा रखा है तो फिर ये उस पता पे चले कि लगेगा आपने ही। लिख तो कार्टेज आउट दिया बट वो एक्चुअल में था ही फ्राइड। अच्छा अच्छा। और सर अनलोडिंग एक्सपेंसेस उस पे भी एप्लीकेबल नहीं है? नहीं सर, अनलोडिंग पे भी नहीं है सर। जी ठीक है सर। अब एक लास्ट दिक्कत ये हुई है कि हमने ना 23-24 की आरसीएम नहीं दिखाई, बिल्कुल और हमें नवंबर तक दिखानी थी, हमने उसमें भी रह गई। बिल्कुल। अब हम 9 भर रहे हैं, अब आया है सामने, तो अब दिखा सकते हैं क्या सर सर दिसंबर के आपकी रिटर्न में? आपकी इच्छा है तो आप दिखा दीजिए अभी, नहीं तो आप हाँ उसको रेगुलर रिटर्न में दिखाइए और उसको नेक्स्ट ईयर की एनुअल रिटर्न में कंसिडर कर लिए। इसके लिए आपको वो क्लेरिफिकेशन आया हुआ है इस चीज का। नहीं, मतलब 9 में तो सर दिखा नहीं सकते ना हम आरसीएम कुछ, नहीं सर, जब आप हमने यदि 23। आप समझिए कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं पे आरसीएम 9 से करना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब 3B फिर में सर दिखा उसका दूं दिसंबर। इनपुट, सर उनका उसका इनपुट कैसे लेंगे फिर आप 9 से दिखाओगे तो सर? आरसीएम तो दोनों तरफ होता है, सेल में भी और हाँ तो उसका परचेस में भी। इनपुट लेना है तो आप रेगुलर रिटर्न में जाइए और उसका पे कर हाँ दीजिए आप रेगुलर रिटर्न में, और उसका इनपुट भी ले लीजिए और मतलब उसको सर इस साल रेगुलर के रिटर्न। 24-25 के एनुअल रिटर्न में कंसिडर करना। जी, रेगुलर रिटर्न सर वही हो गया ना 3B। थ्री हाँ बी में हाँ सर दिखा दूं तो, लेकिन बिल्कुल। सर नियम तो यह है कि नवंबर तक कर सकते हो आप। नहीं सर, आरसीएम के केस में ये है कि जिस साल में आप डिपॉजिट करते हो ना उसी साल में आपको हाँ इनपुट मिलता है, और उसकी एक क्लेरिफिकेशन है कि जिस साल में आपने आरसीएम का टैक्स पे किया है ना उसी साल की एनुअल रिटर्न में भी दिखाना है उसको। तो लेकिन हमारा एप्लीकेबल था 23-24 का सर, अब हाँ वो कोई 24-25 इश्यू नहीं चल। सर, उसका ज्यादा से ज्यादा वो कहेंगे कि आपने अनरजिस्टर से लिया है तो सेल्फ इनवॉइसिंग होनी चाहिए, तो सेल्फ इनवॉइसिंग के लिए पहले टाइम लिमिट नहीं थी सर, अब 1 नवंबर से जो टाइम लिमिट आई है तब वो हाँ इंटरेस्ट की बात होती है सर। हम कहेंगे कि हमने अच्छा। सेल्फ इनवॉइस ही आज ही जनरेट किया है और आज ही हमने उसका आरसीएम जमा कराया। नहीं नहीं, वो तो सर ऑडिट बैलेंस शीट में शो हो रही है ना, मार्च 24 वाली में। तो वो ज्यादा से ज्यादा कुछ लेंगे तो इंटरेस्ट ले लेंगे, उसमें कुछ नहीं है, वो हमारा इधर वो भी तो नुकसान हो रहा है ना सर, इनपुट का अच्छा। नुकसान हो रहा है ना। यस सर, मेन प्रॉब्लम वही है कि हम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर हम डीआरसी से कर देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी खंडेलवाल जी चलिए, थैंक यू। नमस्कार। हाँ सर नमस्कार सर। एक क्वेश्चन खंडेलवाल। था ये मेरा। जैसे हम 6B में इनपुट क्लेम करते हैं, हाँ सर उसमें 22-23 का भी आया हुआ है जो 2A के बेस पे आया हुआ है, बिल्कुल और अब जो 8A में है वो 2B के हिसाब से आया हुआ है। बिल्कुल। तो उसको डिफरेंशिएट कहाँ कैसे करेंगे? वो उसमें सर ज्यादा है इसमें कम है? 6A में जो आईटीसी आ रहा है वो ऑटो क्या आ रहा है 3B से, जी उसको हमको रिकंसाइल करना है ओनली। जी। तो हम 6A में जो आ रहा है ना उसको रिकंसाइल करेंगे सर ओनली इस साल के आईटीसी को रख के। तो आपका नीचे कहने का जब मतलब इसी साल का नेट ऑफ करेंगे वहाँ? हाँ नेट ऑफ वहां दिखाएंगे 6B में, जब नीचे डिफरेंस आ जाएगा तो उस हम्म। डिफरेंस को 6M में जाके दिखाएंगे, तो जो 6 के नीचे का डिफरेंस 0 हो जाएगा फिर। 6M और में? उसका उसका इफेक्ट ये होएगा कि जब आपके 8B में जाएगा वो, तो हम्म। वो उतना ही जाएगा जो इस साल का है, ताकि वो 8A से 8B और 8C मैच हो जाए। 6M में दिखाते हैं तो वो माइनस होके जाता है 8 में। सर नहीं नहीं, माइनस होके नहीं जाएगा 8 में। अच्छा। हाँ 6B और H। 6M। अच्छा अच्छा, M में करना है वो जो हाँ डिफरेंस सर आएगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू वहाँ थैंक लिखा हुआ है एनी अदर आईटीसी नोट फॉर यू। अपर। स्पेसिफाई। हाँ नोट स्पेसिफाइड करके। हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर हेलो। सर बहुत अच्छा, सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक क्वेरी और आई है बताइए सर। सर। जैसे हमारी आईटीसी शो रही है, वो हमारी पर्सनल आईटीसी है, तो हमने हाँ उसको 3B क्लेम नहीं करा सर 23-24 में। ठीक है। सपोज वॉलमार्ट की है, बैंक आईटीसी है सर, हमने क्लेम नहीं हम्म करा उसको। हम्म। तो अब हम 9 भर रहे हैं सर। तो मुझे और जनों ने कहा कि भैया आपको क्लेम करके नीचे रिवर्स कर देना चाहिए था, हाँ लेकिन हमने ऐसा क्लेम ही नहीं किया कि हमारी है ही नहीं इसलिए। बिल्कुल। तो अब 3B तो हो गई, तो हमें करना चाहिए था सर क्लेम सर पहले और आपने, फिर रिवर्स। मैं क्लियर कर देता हूँ, आपने क्लेम नहीं करी है। मान लो आपकी 100 रुपए की आईटीसी थी, उसमें से 10 की आपकी पर्सनल थी, आपने 90 ही क्लेम करी ही नहीं 10 तो। नहीं यही करी, हुआ। 90 10 तो नहीं 90 करी। हाँ 90 ही 6A में आई, 90 ही 6B में जाएगी। बट उधर हाँ आपने 8A की बात करूँ तो वहां 100 रुपये आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सही।
तो वहां पे भी मुझे 90 आना है, नीचे 10 का डिफरेंस आ गया, तो नीचे दो ऑप्शन है, आईटीसी हाँ अवेलेबल और मेरे को बट एग्जैक्ट नॉट याद नहीं अवेल और है। इनएलिजिबल। हाँ हाँ, एक तो इनएलिजिबल है और एक आईटीसी हमारी नहीं है, ऐसे कुछ है मतलब सर। हाँ हाँ जी, नॉट नॉट अवेलेबल। हाँ हाँ, नॉट अवेलेबल आईटीसी। मतलब मेरी नहीं है सर वो। आपने क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने क्वेश्चन के बाद आप भी एंजॉय। आप उसमें से दोनों में से जहां भी आपको बेस्ट लगता है वो वहां। लेकिन सर मुझसे एक जना कहा था कि अगर हम 9C तैयार करेंगे उसमें हाँ। प्रॉब्लम आएगी, तो पहले आप अपना 6 में क्लेम कर लीजिए और 7 में रिवर्स कर दीजिए, 9 में नहीं, ऐसा क्या दिखा क्या दीजिए। प्रॉब्लम आएगी मेरे को बताना, आप क्या प्रॉब्लम आएगी। उन्होंने कहा 9C था पे 9 सीए ने कहा था कि 9C में प्रॉब्लम आएगी। नहीं, कहाँ प्रॉब्लम आएगी, मैं वही पूछ रहा था। अच्छा, नहीं आने। चलिए ठीक है 12 सर। सर, 12 में हम जाके दिखाएंगे बुक्स के हिसाब से, तो कहेंगे कि बुक्स में हाँ हमारी 90 रुपए की आईटीसी थी। सर 100 की थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि हमने ली नहीं ना, बुक्स में थोड़ी ली है, जी, हमने पर्सनल नहीं की ली। इसलिए हाँ नहीं ली हमने, तो 90 की दिखाएंगे, जी और 90 को रिकंसाइल करना है, 90 ही वहां से उठ के जा रहा है 12 में भी। जी। और क्या नाम है पेपर एक तो हमने सर 9C में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। 14 में भी वही 90 ही जा रहा है वहां उठ के, तो सर लिंक जो नीचे है, और हमको ऊपर बोलना है कि हमको रिकंसाइल करना है एक्सपेंस वाइज, तो हम यह कहेंगे कि हमारी 100 रुपए की आईटीसी थी एक कॉलम में, तो और दूसरे वाले कॉलम में कहेंगे हमने 90 ही ली है, एलिजिबल 90 ही थी, तो 90-90 मैच हो गई सर वो। ठीक है सर, तो 9 में तो ये हो गया, लेकिन अब हम जो 3B भरेंगे उसमें हम हाँ, क्लेम करके रिवर्स करते रहे हैंड टू हैंड अब से। वो वो बेटर ऑप्शन है मतलब। जी चलिए, थैंक यू सर। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। सर एक क्लाइंट को मेरे अधिकारी ने फोन किया हाँ कि आपका आपका जो है पोर्टल पे समन है। हाँ मतलब 12 तारीख को फोन किया और बोला कि 18 तारीख का आपका समन है। हाँ हाँ आपको उसमें रिप्लाई देना है, क्योंकि कभी कभी पोर्टल पे लोग देखते नहीं हैं। हाँ हाँ। तो अभी तक सर वो समन 18 तारीख का 12 तारीख से अभी तक समन वो पोर्टल पे आया नहीं है। हम्म। तो पोर्टल पे कहाँ, अगर इसी में देखा जाता है ना, व्यू नोटिस एंड सर ऑर्डर्स वही में। वही, या तो व्यू नोटिस में, या एडिशनल नोटिस में बस। तो उसने जो बोला 12 तारीख को, तो उसने मतलब फेक फेक बोल दिया टोटल कि आप। नहीं, वो सर देखो, दोनों आपका ऑप्शन है। आपको लगता है कि मैंने अंदर ही मेरा क्लाइंट गड़बड़ है, तो मुझे सर वो बुला रहा है तो भी चल जाना चाहिए। और लगता है कि बुलाया मेरा नहीं है, क्लाइंट नहीं, बुलाया वो नहीं वही है कह रहा उसने हूँ, उसने वही कह रहा हूँ कि उसको जाके पूछ ले कि भाई है क्या, कोई बता दे क्या है। और एक होता है कि मेरा क्लाइंट गड़बड़ नहीं है, तो मेरे को वेट करना चाहिए, मेरे को दिखेगा जब भी मैं रिप्लाई अपने आप दे दूंगा, या तो मेरे को मेल सर आया होगा, मैसेज भी तो आया होगा सर, ऑनलाइन आया होगा तो। नहीं 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 नहीं, मेल नहीं आया। देखेंगे अब अपन पोर्टल पे इसको, यहीं पे नोटिस एंड ऑर्डर, एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर हाँ, में। बस वो दो ही जगह दिखी। ठीक है सर, ओके सर। सर ये CGST वाले भेज देते हैं मेल से या वो ऑफलाइन बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड आपने पोस्ट। सही कहा, वो मेल से क्या है, कई बार मेल पे पड़ा होता है, ओनली जनरल मेल जी आईडी से जाता है वो, रेंज करके मेल आईडी आती है, उससे आता है। और किसी को आप सवाल हो तो हैंड रेज कर दें प्लीज। पीके साहब के नाम से फिर हैंड रेज किया हुआ है। हो नो गया नो। सर। सर आपका हो गया, सवाल हो गया आपको पूरा? सर मैं एक लास्ट सवाल और ले लूं? जी बोलिए। रौनक सर, हाँ सर, बताइए। सर एक नोटिफिकेशन आई थी ब्रेक मैन्युफैक्चरर के लिए लेके आई थे बिल्कुल सर। कि वो उनका पहले तो रेट चेंज करा, 5 से 12 कर दिया, ठीक है हाँ सर। हाँ एक नोटिफिकेशन से 5 से 12 किया, फिर दूसरा नोटिफिकेशन में ये भी कर दिया कि वो उधर भी नहीं जाएंगे कॉम्पोजिशन स्कीम में, ठीक है सर। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्वेश्चन मेरे से आप पर्सनल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के दिन मेरे माइंड में नहीं है वो चीज। अच्छा अच्छा, पर्सनल में आप ठीक है, मेरे को ओके फोन कर लेंगे, कभी भी मेरे को अवेलेबल रहूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके सर, थैंक यू हाँ, सर। आप उनको नंबर दिया है मैंने, फोन कर लेंगे, या मेरे को मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे ग्रुप ओके में है या रौनक नहीं सर, है वो मुझे बताइए सर। रौनक सर, प्रदीप अग्रवाल जी हैं बिलासपुर के, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। प्रदीप जी पूछिए। प्रदीप अग्रवाल जी बिलासपुर। प्रदीप अग्रवाल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रदीप अग्रवाल जी
प्रदीप अग्रवाल जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना करने सवाल पूछ लीजिए। प्रदीप अग्रवाल जी। जी सर। जी सर। हेलो। हेलो सर, सुन पाए? हेलो। यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करें पर। सर कुछ और फंसता तो मैं आपको व्हाट्सएप से पूछ सकता हूँ ना? सर बिल्कुल, आप मेरे नंबर ले लीजिए, आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा मेरे। आप यदि मेरे ग्रुप्स में नहीं जुड़े होंगे तो मैं ग्रुप्स में जोड़ दूंगा। उसमें एक रेगुलरली डेली अपडेट आता रहता है उसमें चीजें। ठीक है रौनक सर, सर, मैं प्रदीप व्हाट्सएप अग्रवाल जी कर। का सवाल है जो है सर। पूछने सब उनका कहना यह है कि मेरा एक डीलर है हाँ सर। और वो कंपोजिशन स्कीम में था, बिल्कुल। अब वो रेगुलर स्कीम में आना चाह रहा है। अच्छा। उसके पास पिछले 6 महीने से कोई खरीद नहीं की है उसने। हाँ सर। अब वो परचेज करके अपना रेगुलर में आना चाह रहा है, आईटीसी को उसके पास है नहीं, बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? सर स्टॉक क्लोज है, स्टॉक भी है भी। ये तो स्टॉक मेरे ख्याल से शायद उनके पास है नहीं, शायद स्टॉक है ही नहीं पिछले शायद। 12 महीने में कोई स्टॉक है या नहीं है, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलेगा सर। अब वो टेक्निकली यही है कि वो सब वो बोल नहीं पा रहा है और अपने आप को नहीं अनम्यूट तो नहीं कर पा रहा है। आप ले लो, वैसे कोई इशू नहीं, जनरल में जवाब दूंगा तो ले लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आईटीसी नहीं है उनके पास, आईटीसी पे टैक्स की लायबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे जी वो लोग? नहीं, कहाँ की आएगी आईबीटी सर, वो अभी अपना रेगुलर में ले लेंगे और जो बिल बनाएंगे उसका आईटीसी आ जाएगा ना उनके पास। नहीं, जो बिल वो पहली फर्म जो है, मान लो सर खंडेलवाल जी कंपोजिशन की है, हाँ सर। और उसको जो दूसरी फर्म है उसको रेगुलर में लेना है, तो उसमें कैसा होगा? ये दूसरी फर्म लेने हैं या उसको क्लोज कर रहे हैं सर? पहली को क्लोज कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज कि पहली। क्लोज क्यों कर रहे हैं सर, उसी को कन्वर्ट करो ना रेगुलर में। नहीं, ये सन के नाम पर चाहिए दूसरी फर्म। हाँ उनको। जैसे फादर के नाम की पहली फर्म है, हाँ और दूसरी फर्म जो है वो सन के नाम पे चाहिए। बिल्कुल। हाँ, उस कंडीशन में पहली कंपोजिशन में है फादर उससे पहली के क्या नाम। फर्क पड़ा? वो तो कंपोजिशन तो बिल्कुल सर, फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो गया। वो तो फ्रेश हो गया सर। कंपोजिशन में आपका जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका या तो 1% पे कर दो आप दूसरी भी कंपोजिशन में ले रहे हो तो भी सर उससे आईटीसी तो जाना नहीं है, तो उससे कोई फर्क सर नहीं, सर 1% पे करना नहीं है तो सर, दूसरी तो जब नई फर्म बन रही है, बेटे के नाम से फर्म बन रही है, उसका तो कोई उससे मतलब ही नहीं है, कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। जो पहली उसको बाप के नाम से फर्म है, XYZ के नाम से फर्म है, अब एबीसी के नाम से फर्म आ रही है। अच्छा, फादर के नाम की जो फर्म का यदि स्टॉक वो अपनी फर्म में लाएंगे, हाँ हाँ, वही वो कंडीशन। ला जी सकते पृथ्वी जी का क्वेश्चन यही है कि और दूसरी फादर का फर्म जो, स्टॉक जो लाएंगे तो ये उस पे जो भी एप्लीकेबल होगा टैक्स, यदि आपके आईटीसी हैं। नहीं है तो पूरे पे लाना मैं पड़ेगा। समझ गया हूँ, मैं आपको पूरी दोनों केस ही बताता हूँ। सर दो चीजें हैं यहाँ पे। एक है कि सर एक मेरी फर्म है मेरे फादर की, अब मैं उस फादर की फर्म को अपने बेटे की फर्म बनाना चाह रहा हूँ सर। यस सर। ठीक है। अब दो केस है सर यहाँ पे, एक तो मेरी है रेगुलर में और मेरी है कंपोजिशन में। ठीक। कंपोजिशन में है तो सर उसका कुछ भी नहीं करना, हमको तो ये करना है कि उसको किया जीरो, 1% टैक्स करके खत्म कर दो। बराबर या फिर आपको लगता है कि मेरे पास स्टॉक इतना है कि 30 लाख 40 लाख, है। तो फिर मैं 1% का बिल किसको कर दूंगा, मेरी दूसरी फर्म को। राइट सर। ठीक। दूसरा केस है कि जहां रेगुलर में है मेरे पास, हम्म, अब वहां पे स्टॉक है मान लो 10 लाख रुपए का, जी।
अब मेरे को उसको स्टॉक को मेरी दूसरी फर्म में लेके जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्लोज और ओपन कैसे करोगे, कि भाई हम बिजनेस को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उस तरीके से आप उसमें रीजन डालोगे। और दूसरा, एक ITC 01 और 02 फॉर्म आते हैं सर, वो फाइल कर दोगे तो वो स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा, ना कि आपको बिलिंग करने की जरूरत नहीं है सर वहां पे। जी बिलिंग में तो फिर आपको सर बिलिंग करोगे, फिर वो उसके 2A में आएंगे या 2B में आएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपको ट्रांसफर फॉर्म विद इन 30 दिन के अंदर भरना पड़ता है, वो भर दोगे सर। तो रौनक जी ये बताइए, जो फादर का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जिस पे मैं 1% टैक्स पे कर दूंगा, जब हाँ मैं सर, फर्दर सेल करूंगा तब भी तो मुझे होगा टैक्स देना पड़ेगा उस पे। मैं वही तो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि वो ट्रांसफर नहीं होगा सर, वो तो। नहीं, आगे की जो स्टॉक आया मेरी परचेज का, जब मैं हाँ कैरी सर। फॉरवर्ड लूंगा उसको, हाँ और सर। मैंने उस पे 1% टैक्स पे कर दिया, तो हम्म। स्टॉक तो मेरा ट्रांसफर होगा। जब मैं उसे फर्दर सेल करूंगा तो अभी तो मुझे टैक्स पे करना होगा, मुझ पे सर ITC नहीं। वो सर डबल डबल टैक्सेशन होएगा इस बस जगह वही कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा सर उस पे। पे। उसकी जगह डबल टैक्सेशन होएगा, तो कंपोजिशन है वो। और वो जो ITC 1-2 है, वो उनके लिए नहीं है, अपने रेगुलर वालों के लिए कॉर्पोरेशन सर, वालों के लिए, रेगुलर वालों रेगुलर के लिए। वालों के लिए सर। बिल्कुल। नहीं, सपोज यदि कंपोजिशन से रेगुलर में करने जाए तो कोई। नहीं, कंपोजिशन से रेगुलर में कर लो तो वो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है सर। उसके लिए फिर आपको ITC 03 भरना पड़ता है, और जो 12 महीने की पुरानी जो स्टॉक है ना अपना, जी उसके बिल निकाल लो, और जो उनकी ITC है वो आपको मिल जाती है मिल सर। जाएगी। ठीक। और भी कोई आपका क्वेश्चन हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, आप सर मेरे एक व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप, मांग रहे थे आपका लोग बाग। सर दे दीजिए, ये एक ही नंबर है मेरा, व्हाट्सएप ही है वही। और मैं ठीक। इनको सबको, जिनको भी जो ग्रुप में नहीं होंगे उनको जोड़ दूंगा। जब भी आपको मन हो DM कर दो, ओनली 10 to 7 के बीच में, उसके बाद में मैं लेता नहीं हूँ। कोई ठीक है। इमरजेंसी हो तो ले लेता हूँ। किसी भाई का कोई और सवाल हो तो बताएं। नहीं है आपको कभी और मन हो बुलाना हो तो मैं आपके लिए सर, अवेलेबल क्यों हूँ। नहीं बुलाएंगे? आप क्या बात कर रहे हैं सर? हमें तो आपने जैसे जैसे मैं कब से मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ, आपसे बिल्कुल। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कितनी बार सर, जब आज आपने मौका दिया है, माँ सरस्वती की कृपा हुई, तो आज क्या बात कर रहे हैं आप? अब बिल्कुल अब तो सर। सर आपने देख लिया, हमारी छोटी सी क्लास है, बैठते हैं सब लोग पढ़ने के लिए जी। सर वो तो छोटी सी है। आज क्या है, मैं खुद आज सही नहीं था, मेरा टाइम भी नहीं था, क्योंकि बताया ना हमारे वो वो काउंटिंग चल जी रही है, जी जी इसलिए जी सर मेरे पास मैं भी खबर मेरे आई सर। मैं अपना अपना हमारा लिंक मेरे ग्रुप में शेयर नहीं कर पाया, नहीं तो ये मान लीजिए 50-100 लोग और एक्स्ट्रा होते हैं हमारे को। और नहीं मुझे ठीक। ये पता भी नहीं था कि अपनी कितनी लिमिट है, वो भी मुझे पता नहीं था नहीं इसलिए। सर, सब 100 की लिमिट है मेरी जी। हाँ, तो फिर आगे से अपन उसको मेरे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वैसे ही 100 लोग आ जाएंगे। बट ठीक वो ठीक फिर सर क्या ठीक। होगा कि आप लोगों का ऑब्जेक्ट डिफिक्ट हो जाएगा, कि आप लोग जो पर्सनली लेवल पे, वो तो फिर वो। नहीं सर, हमारा कोई डिफिट नहीं है, पढ़ना है तो हम तो पढ़ने स्टूडेंट लोग हैं, ये पढ़ने के लिए बैठते हैं बस। बिल्कुल सर। तो मेरे ख्याल से आपने मेरा आपने मेरा टॉपिक चेंज कर दिया कल फोन करके, तो मुझे अभी नहीं सर, मुझे रिसेंट लोगों में तैयारी करनी पड़ी। भोपाल सर, मुझे आए सर भोपाल के हिसाब के, हाँ सर मुझे हाँ। करा दिए, एमनेस्टी को जरूर करा दीजिए, हम्म। क्योंकि टाइम खत्म होने जा रहा है उसका जल्दी से। तो अभी तो मैंने सर ठीक, कहाँ टाइम खत्म, अभी फॉर्म ही नहीं आया, मैं ये कह रहा हूँ, अभी फॉर्म तो आने दीजिए। और मुझे डरा इतना दिया जी उन्होंने परसों। अरे फॉर्म सर अभी नहीं आया, अभी एक अपील भी डिस्पोज होगी इस चक्कर में। तो सर अपील की तो बात ही मत करिए सर, अपील तो बहुत खतरनाक माहौल है अभी। 1 करोड़ से नीचे की तो लेते ही नहीं है सर अभी। सर मेरे और से कुछ है बाकी, बचा नहीं किसी का जो टॉपिक हम। बिल्कुल सर, आप क्लोज करिए सर, मेरे को तो। ठीक 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 सर, थैंक यू सर। मेरे ख्याल से बिल्कुल। मैं अब अपना आज का सेशन को क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्री पृथ्वी सिंह बेतुल, पृथ्वी आसोल साहब। जी जी सर, नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, आपका वोट ऑफ थैंक्स आप करेंगे और फिर राष्ट्रगान करेंगे। जी नमस्कार साहब। सभी अधिवक्ता मित्रों को जो इस सेशन में जुड़े हैं, सभी को और खंडेलवाल जी को मेरा नमस्कार। समापन की इस पावन सी बेला में मैं सभी का स्वागत करता हूं, और इस बेला को आगे बढ़ाते मैं आज के हमारे जो प्रमुख वक्ता है, सरस्वती पुत्र श्री CA रौनक खंडेलवाल जी, उनका हमारी ओर से और हमारे इस सेशन में जुड़े सभी अधिवक्ता बंधुओं की ओर से, तथा टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर, नर्मदापुरम, हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ की ओर से, सर रौनक खंडेलवाल जी,
आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त बिल्कुल सर, करते हैं बिल्कुल सर, और धन्यवाद। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। माँ सरस्वती से हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वो आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। आपका बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, और इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर। समापन की अगली बेला में मैं हमारे इस सेशन के प्रथम प्रथम सत्र के वक्ता जो है हमारे मित्र श्री अंकित गर्ग जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए इस सेशन में हम श्री संजय भटनागर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। समापन की इस बेला में हम हमारी ओर से तथा हमारे सभी मित्र अधिवक्ताओं की ओर से इस हमारे सुंदर से सेशन के जो जनक है श्री हर्ष शर्मा जी, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं और ऐसे खंडेलवाल जी जैसे नाया हीरे लाकर हमारा ज्ञानार्जन कराते हैं। शर्मा जी सर, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसके अलावा समापन की इस बेला में मैं सभी हमारे अधिवक्ता मित्र जो इस सेशन में बड़े जागरूकता से जुड़े हुए हैं और आज जिन्होंने बहुत ध्यान से सुना, सभी मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करते हैं सर, सभी का आभार। इसके अलावा जो जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं या कोई मुझसे छूट गए हों, उन बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार, सभी का धन्यवाद सर। सर, इस बेला को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रगान के लिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि राष्ट्रगान के लिए कृपया खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान सर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। ओवर टू यू शर्मा जी सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रौनक सर का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद। सर, आपने आज मेरी प्रार्थना सुनी और स्वीकार करके साहब हमें आशीर्वाद दिया। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगले सप्ताह के लिए फिर सबसे से लोगों से कि कृपया अपना ये मैसेज जो है आप अपने ग्रुपों में, अपनी बार के लोकल ग्रुपों में सेंड कर दिया करें, पोस्ट कर दिया करें, जिससे और लोग भी इसका लाभान्वित हों इसकी सर्विस वेबिनार से। और जो यूट्यूब चैनल हमारा है उपकाश वेबिनार, कृपया उसको सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ये आपके हित के लिए है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है या नहीं समझ पाए आप यहाँ पे, या लेट ज्वाइन किया आप लोगों ने, तो आप वहाँ यूट्यूब पे वो चैनल उपकाश वेबिनार के नाम से चैनल है, उसे वहाँ सब्सक्राइब करके वहाँ आप सुन लें दोबारा से।